C446 C309 इन्होंने अगला अपडेट कल सुबह तड़के आएगा और उसके बाद वाला अपडेट दोपहर में आएगा और फिर अपडेट हमेशा की तरह जारी रहेंगे। योजक चिन्ह। जब झो मिकांग और चुक्सिया परिसर में वापस लौटे तब तक रात के 8:30 बज चुके थे। लिन बाओहे और झाओ युलान के चिंतित होने की आशंका से चिंतित होकर दोनों पहले ओल्ड मास्टर वान के पास जाकर हालचाल पूछने गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, लिन बाओहे और झाओ युलान उत्सुकता से खड़े हो गए। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुमने खाना खा लिया? झाओ युलान ने पूछा। माँ, हमने खाना खा लिया है। क्या आपने? दादाजी और पिताजी ने भी खाना खा लिया है। बूढ़े मास्टर वान मुस्कुराए। मैंने तो पेट भर खा लिया है, लेकिन तुम्हारे पापा और मम्मी ने तो बस थोड़ा थोड़ा चावल खाया, मुश्किल से आधा कटोरा। ये तो मानो कुछ खाया ही नहीं। लिन बाओहे ने जल्दी से समझाते हुए कहा, पूरा दिन बैठे रहने से मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती, बस थोड़ा सा खाकर ही मेरा पेट भर जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब तुम यूं ही बैठे बैठे थे, तब मैंने तुम्हें इतना कम खाते हुए नहीं देखा। तुम इस बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन नहीं करते। एल्डर वान ने साफ साफ कहा, अब जब वे वापस आ गए हैं तो तुम चैन से खा सकते हो, है ना? झाओ युलान और लिन बाओहे के साथ इतने लंबे समय तक रहने के कारण बूढ़े मास्टर वान उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। फिर भी उन्हें इस बात पर थोड़ा गुस्सा आता था कि वे अपना बेहतर ख्याल नहीं रखते थे। झाओ युलान और लिन बाओहे की बेचैनी देखकर झो मिकांग ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मेरा पेट भी नहीं भरा है। पिताजी, माताजी, क्या आप मेरे साथ एक और निवाला खाना चाहेंगे? अपने दामाद के कम खाने की बात सुनकर झाओ युलान रसोई की ओर दौड़ी और गर्मागर्म खाना परोस रही भाभी यिन से टकराते टकराते बची, जिससे वह घबराकर एक कदम पीछे हट गई। उसने आश्चर्य से कहा, बहन यिन, आपने खाना पहले ही गर्म कर दिया है। बहन यिन ने मुस्कुराते हुए चंचल लहजे में जवाब दिया, हाँ, अब आप मन की शांति के साथ भोजन कर सकते हैं, है ना? कृपया इसे एक बार फिर से गर्म कर दीजिए, असुविधा के लिए मुझे बहुत खेद है। झाओ युलान ने रसोई में अन्य व्यंजन लेने जाते हुए कहा, और चुक्सिया भी उसकी मदद करने के लिए अंदर चली गई। लिन बाओहे ने अनिश्चितता से झो मिकांग की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारा पेट सचमुच नहीं भरा है? बिल्कुल, झो मिकांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। दोपहर में खाने का समय ही नहीं मिला और शाम को चुक्सिया और मेरी कैंटीन से जो खाना लाए थे वह भी थोड़ा कम था। मेरा पेट खाली ही था। क्या आप काम में इतने व्यस्त हैं? झाओ युलान ने अपने दामाद की ओर चिंता से देखा। अगर आप इसी तरह व्यस्त रहे तो आपका शरीर इसे कैसे सहन करेगा? माँ, निश्चिंत रहिए, मैं मजबूत हूँ, थोड़ी बहुत व्यस्तता कोई बड़ी बात नहीं है। अपने सास ससुर को और ज्यादा पूछताछ करने से रोकने के लिए झो मिकांग ने झट से कहा, पिताजी, माँ जी, चलिए खाना खाते हैं। ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। झाओ युलान ने जल्दी से अपने दामाद को चावल का कटोरा परोसा, फिर अपनी बेटी की ओर मुड़कर कहा, चुक्सिया, क्या तुम थोड़ा और खाना चाहोगी? मेरा पेट भर गया है। चुशिया ने हाथ हिलाते हुए कहा, जल्दी खाओ, मुझे लगता है नानी दादा झो अभी तक सोए नहीं होंगे। हमें खाने के बाद जल्दी वापस जाना चाहिए। पापा, मम्मी, जब मैं यहाँ नहीं होती तो आप लोग सामान्य रूप से खाना खाए। अगर आप लोग ऐसे ही रहेंगे तो मुझे चैन कैसे मिलेगा? बूढ़े मास्टर वान ने तुरंत कहा, हाँ, और तुम वापस जाने की जल्दी में इतना परेशान हो रहे हो। अगर तुम वापस चले गए तो तुम्हें कितनी चिंता होगी। दंपति ने बस शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी और कोई जवाब नहीं दिया। वे बेशक अपनी बेटी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन बिना उपाधि और उचित सम्मान के इस तरह स्थायी रूप से रहना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। चुक्सिया भी अंदर ही अंदर बहुत दुविधा में थी। झो मिकान की तैनाती होने वाली थी। ठीक है, शायद अन्य लोग इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से निश्चित नहीं थे, लेकिन 21वीं सदी से आने वाली होने के नाते वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि यह एक वास्तविक युद्ध था। अगर उसके माता पिता को इसके बारे में पता चल जाए तो भगवान ही जानता है कि वे कितने चिंतित होंगे। आज की घटनाओं के बारे में उसने और झो मिकान ने तय किया था कि वे किसी भी बड़े बुजुर्ग को नहीं बताएंगे। जाहिर है, झो के पिता और झो जिनपिंग जैसे लोगों को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए वे उनसे अलग से बात करेंगे। वे इसे बूढ़ी मैडम झो और लिन यान की समेत सभी से छिपाने की कोशिश करेंगे। अन्यथा झो मिकान के चले जाने के बाद वे सचमुच चुक्सिया को घर में ही कैद कर देंगे और उसे अकेले बाहर निकलने नहीं देंगे। आज जो कुछ हुआ उसे देखते हुए झो मिकांग ने शुरू में सोचा कि चुक्सिया का कुछ समय के लिए काम पर न जाना ही बेहतर होगा। ये सच था कि शाओ परिवार के पिता और पुत्र पकड़े गए थे और उनके दोबारा बाहर आने की संभावना कम ही थी, लेकिन गुटों के बीच संघर्ष तो हमेशा से ही मौजूद था। साथ ही झो परिवार से नफरत करने वाले भी हमेशा बने रहेंगे। अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो रोने की भी कोई जगह नहीं बचेगी। चुक्सिया को बेशक इस तरह की घटना का डर था, लेकिन सोचने के बाद उसे लगा कि झो परिवार को निशाना बनाने वाला कोई भी गुट इस तरह के घृणित साधनों का सहारा नहीं लेगा। इसके अलावा झो मिकान के जाने के बाद वह ज्यादातर समय अस्पताल में ही रहेगी, दोस्तों के साथ यात्रा करेगी और अकेले रहने की संभावना बहुत कम थी। साथ ही शियाओ परिवार वाली घटना पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। क्या वह एक घटना को अपने जीवन भर के लिए झो परिवार के महल के दरवाजों के अंदर कैद होने दे सकती थी? C447 C309 इन्होंने अंडरस्कोर 2। अंततः दोनों के बीच समझौता हो गया।
झो मिकान के जाने के बाद चुक्सिया का जीवन पहले की तरह ही चलता रहा। हालांकि झो मिकान ने उसकी सुरक्षा के लिए 2 उच्च कुशल व्यक्तियों को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया जाएगा यह अभी तय नहीं हुआ था। युद्ध के लिए रवाना होने के बाद वह नेताओं से अनुरोध करेगा, क्योंकि शियाओ परिवार के साथ पहले हुई घटनाएं घट चुकी थीं और झो परिवार की स्थिति अभी अभी स्थिर हुई थी। ऐसा अनुरोध करना अनुचित नहीं होगा। अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए चुक्सिया ने उसकी शर्त मान ली। इसके अलावा ये वास्तव में उसके हित में था। कुछ चीजें एक बार घटित हो जाने पर बहुत देर हो जाती है। आओ, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक अच्छी किताब है। बूढ़े मास्टर वान ने चुक्सिया की बांह को धक्का दिया और अध्ययन कक्ष की ओर चल दिए। चुक्सिया के अंदर जाते ही उन्होंने उसे दरवाजा बंद करने का इशारा किया। बेटी, क्या बात है? चुक्सिया इस बात को लेकर दुविधा में थी कि क्या वह बूढ़े मास्टर वान को बताए या नहीं। अगर वह कुछ नहीं कहती तो उनके लिए पता लगाना आसान हो जाता। आगे बोलो। उसके हाव भाव देखकर बूढ़े मास्टर वान समझ गए कि उनका अनुमान सही था। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे माता पिता परेशान न हो तो तुम्हें मुझे सब कुछ पहले से बता देना होगा। आज सुबह चुक्सिया ने ओल्ड मास्टर वान को शियाओ पिता और पुत्र के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया, जिसमें ये भी शामिल था कि झो मिकांग उनसे किस तरह निपट रहा है और उपाध्यक्ष सन ने उनसे मुलाकात की थी। आह, बूढ़े मास्टर वान ने आह भरी। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। भले ही मिकांग किसी मिशन की तैयारी कर रही हो, उसे अभी तक अतिरिक्त काम करने की जरूरत नहीं है। रुककर उन्होंने चुक्सिया की ओर देखा। बेटी, तुम्हें मिकांग के काम के बारे में पता है ना? हाँ, चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने मुझे आज सुबह बताया। यह मिशन खतरनाक हो सकता है, लेकिन चाहे जो भी हो उसे जाना ही होगा। वह एक महत्वाकांक्षी युवक है। चुक्सिया, तुम उसे रोकने के बारे में तो नहीं सोच रही थी ना? नहीं, बूढ़े मास्टर वान ने राहत भरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। तुम एक समझदार बच्चे हो। अगर तुमने उसे ऐसे समय में रोका होता तो मामला अनसुलझा हो जाता। हालांकि तुम निश्चिंत रहो कि जब तक वह मिशन पर है तुम्हें निश्चित रूप से शियाओ पिता और पुत्र जैसे खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चुक्सिया ने इस पर विचार किया और फिर उसे समझ आ गया। वास्तव में वह और झो मिकांग आपस में इतने उलझे हुए थे कि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। भले ही झो परिवार अभी तक स्थिर न हुआ हो, लेकिन झो मिकांग की अनुपस्थिति में उच्च अधिकारी निश्चित रूप से झो परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिए किसी को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा ये भी अनिश्चित था कि झो जिकांग और झो जिनपिंग इस मिशन में भाग लेंगे या नहीं। यदि वे झो परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते तो क्या उनके मन में डर नहीं बैठ जाता? मैंने आपको इस मामले पर बात करने के लिए यहाँ बुलाया था। अब जब आप समझ गए हैं तो मैं आपको और समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। बस अपने माता पिता को मत बताना, वे तनाव सहन नहीं कर पाएंगे। हाँ, चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं इसे उनसे यथासंभव लंबे समय तक छिपा कर रखूंगी, जब तक मिकांग बाहर हैं। मान लीजिए कि वह व्यापारिक यात्रा पर हैं। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी सास के परिवार वाले भी इसी बात पर कायम रहें। हाँ, कुछ देर रुककर चुशिया ने कहा। दादाजी, मैं आज की घटनाओं के बारे में अपनी सास के परिवार को नहीं बताना चाहती। दादाजी और पिताजी दोनों से छिपाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी और को पता चले। मैं घर पर नहीं बैठना चाहती। मेरी उम्र में मुझे पढ़ाई और काम दोनों करने की जरूरत है। यह निश्चित है कि मिकांग इस मिशन पर कितने समय के लिए बाहर रहेगी और मैं घर पर बोझ बनकर नहीं बैठना चाहती। ठीक है, मैं समझ गया। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा और आपको शियाओ जिंग को भी याद दिला देना चाहिए। जहां तक झो परिवार की बात है, उसे मिकांग को संभालने दीजिए, आप इसमें दखल न दें। धन्यवाद दादाजी, चुक्सिया ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। आपकी मदद से मुझे बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। तुम, बूढ़े मास्टर वान ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर दूसरों को पता चल जाए कि तुम क्या सोच रहे हो तो वे जरूर कहेंगे कि तुम्हें जो आशीर्वाद मिला है उसका तुम आनंद नहीं ले रहे हो। तुम घर पर आरामदेह जीवन जी सकते थे, फिर भी तुमने कठिनाइयों को चुना। हाँ हाँ, अगर मैं सचमुच अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर दूं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप ही होंगे जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना? चुशिया ने हंसते हुए कहा, बेशक, मैं इतनी महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता यहाँ शांति से रह सकें। अगर मैं सक्षम नहीं हुई तो वे हमेशा हीन महसूस करेंगे। तुम्हारे माता पिता बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें इतनी आज्ञाकारी बेटी मिली है। शायद अपनी बेटी की याद आने पर बूढ़े मास्टर वान का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और चुक्सिया को देते हुए कहा, इसे ले लो, वरना तुम्हारे माता पिता शक करने लगेंगे। दादाजी, कुछ सांत्वना भरे शब्द कहने की चाहत में, लेकिन कुछ न मिलने पर चुक्सिया ने केवल एक क्षमा प्रार्थी मुस्कान दी और अध्ययन कक्ष से निकलते हुए किताब को गले लगा लिया। पहले तो उसने एल्डरवान की बेटी से मिलने और उससे बातचीत करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसने वह इरादा पूरी तरह से त्याग दिया था। उस दिन एल्डरवान की पोती का रवैया ही सब कुछ बयां कर गया था। उन्हें उसकी परवाह बिल्कुल नहीं थी। अगर वह अपनी राय थोपती तो एल्डरवान और उनकी बेटी के बीच संबंध और बिगड़ सकते थे। अच्छे इरादों से बुरे परिणाम निकलना, ऐसा न होना ही बेहतर है। बूढ़े आदमी ने तुम्हें क्या बताया? झो मिकांग ने झो परिवार लौटते समय चुक्सिया से पूछा।
उन्हें डर था कि मैं आपको रोक दूंगी, चुक्सिया ने जवाब दिया। वह सचमुच मुझे अपनी पोती की तरह प्यार करते हैं। झो मिकान, मुझे एहसास हुआ है कि मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ। तुम्हें अभी अभी इस बात का एहसास हुआ? झो मिकांग ने चिढ़कर कहा, अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती तो क्या तुम मुझसे शादी कर पाते? चुक्सिया, क्या यह आदमी इससे भी ज्यादा आत्ममुग्ध हो सकता है? हालांकि झो मिकांग ने राव परिवार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था, उसके बारे में सोचते हुए उसे लगा कि थोड़ा सा आत्ममुग्ध होना इतना बुरा नहीं था। आखिरकार उसके आत्ममुग्ध होने का कुछ कारण तो था ही। झो परिवार के बुजुर्ग अभी सोए नहीं थे। दंपति को लौटते देख वे कुछ देर तक चिंता से बातें करते रहे और देर होने का एहसास होने पर वे चले गए। आज का दिन वाकई बहुत थका देने वाला था और जैसे ही चुक्सिया बेडरूम में दाखिल हुई, उसने अपने पजामा पकड़े और बाथरूम में चली गई। गर्म पानी उसके शरीर पर बह रहा था और उसे सुकून मिला। झो मिकान की आत्ममुग्धता भरी टिप्पणी याद करके उसके होठों पर मुस्कान आ गई। सच में, अगर उसकी शादी झो जैसे परिवार में न हुई होती तो क्या वह हर दिन गर्म पानी से नहाने का आनंद ले पाती? ये देखते हुए कि उच्च मध्यम वर्ग के परिवार भी अधिकतर सार्वजनिक स्नानागारों में जाते थे, झो मिकान से शादी करना वास्तव में एक जीत थी, खासकर जब वह आज की घटनाओं के बारे में सोचती थी। उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। जल्दी से खुद को धोकर, सुखाकर और पजामा पहनकर उसने अपने स्लीपवेयर के ऊपर के 2 बटन खोलने से पहले एक पल के लिए संकोच किया, जिससे उसकी चिकनी गर्दन दिखाई दी। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था, लेकिन पहले उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने एक बटन बंद किया और अपना चेहरा देखने के लिए शीशे के पास गई। बुरा नहीं है, थोड़ा सा दिखाना जानबूझकर नहीं था, फिर भी थोड़ा सेक्सी लग रहा था। होंठ दबाते हुए वह मुड़ी और बाथरूम का दरवाजा खोला, तभी उसे एहसास हुआ कि टोंगजी वहां नहीं था। समय पर नजर डालते ही पता चला कि 9:30 बज रहे थे। शायद वह पानी लेने गया होगा, यह हो सकता है कि वह अपने ससुर या दादा ससुर से मिलने गया हो। चुक्सिया यूं ही सोचती रही और उसने हेयर ड्रायर उठाया और अपने बालों को तब तक तेजी से सुखाया जब तक कि वे अच्छे से सेट नहीं हो गए और वह बिस्तर पर लेट गई, जबकि टोंगजी अभी तक वापस नहीं आया था। सोच विचार करने के बाद उसने बूढ़े गुरुवान द्वारा दी गई पुस्तक उठाए और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ने लगी। शुरुआत में तो वह केवल समय बिताने के लिए पढ़ रही थी, लेकिन जल्द ही उसे उसमें सचमुच रुचि हो गई। दुखी। पहला अपडेट, मैंने कुछ टाइपिंग की गलतियों को फिर से ठीक किया है। योजक चिन्ह। झो मिकांग और ये मेरू के उलझे हुए रिश्ते के बारे में राव यंग को अच्छी तरह पता था, इसीलिए जब उसकी छोटी बहन ने झो मिकांग के प्रति अपनी पसंद जाहिर की तो उसने शुरू में सहमति नहीं दी। उसने कभी झो मिकांग को एक उपयुक्त पति नहीं माना, वह बहुत जिद्दी और बदमिजाज था और बहुत ही लापरवाह भी। ऐसे आदमी से शादी करना थका देने वाला था। हालांकि सब कुछ स्पष्ट और सीधे सादे तरीके से बताने के बाद भी उसकी बहन हठपूर्वक झो मिकांग से शादी करने पर अड़ी रही, इसलिए उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश करना बंद कर दिया। उसका और उसकी बहन का रिश्ता बहुत घनिष्ठ था और वह अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि जब कोई लड़की किसी पुरुष से अंधाधुंध और बिना शर्त प्यार करती है, तो अगर आप उसकी इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, तो भले ही वह किसी ऐसे दूसरे पुरुष से शादी कर ले जो उससे ज्यादा प्यार करता हो और बेहतर स्थिति में हो, वह खुश नहीं रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हस्तक्षेप नहीं करेगी और अपनी बहन की मदद करेगी। आखिरकार वह कभी भी झो मिकान के पक्ष में नहीं थी और उसे एक उपयुक्त चीजा नहीं मानती थी। कई साल बीत गए और उसकी बहन और झो मिकान के बीच कोई प्रगति नहीं हुई और वह मन ही मन खुश थी, यह उम्मीद करते हुए कि उसकी बहन जल्द ही किसी नए व्यक्ति के प्यार में पड़ जाएगी, कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में उसके लिए उपयुक्त हो। दुर्भाग्यवश चीजें उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुई। इससे पहले कि उसकी बहन किसी और के प्यार में पड़ पाती, उसने झो मिकान के करीब आने का एक रास्ता खोज लिया, उसके साथ काम करने के लिए महिला चिकित्सा दल में शामिल होकर। इस मामले में उनके माता पिता का रवैया हमेशा से यही रहा था कि प्रकृति को अपना काम करने दो। अगर उनकी बहन की शादी झो परिवार में होती तो राव परिवार के लिए यह एक बेहतरीन अवसर होता। इसलिए जब उनकी बहन ने उनसे मदद मांगी और उन्हें मना कर दिया गया, तो उनके माता पिता ने हस्तक्षेप किया, इस उम्मीद में कि वह अपनी बहन की मदद करेगी। उसकी चिंताओं को उसकी बहन समेत कोई भी नहीं समझ पाया। बेबसी में आकर वह मदद के लिए केवल कियाओ गैन के पास ही जा सकी। दरअसल कियाओ गैन के साथ उसका रिश्ता केवल बाहरी तौर पर ही आदर्श था, असल कठिनाइयां केवल उसे ही झेलनी पड़ी। नींव के मामले में कियाओ परिवार शायद ये परिवार और झो परिवार से थोड़ा पीछे हो, लेकिन सिटीए में इसे अभी भी प्रतिष्ठित परिवारों में गिना जाता था, जो कि कियाओ परिवार से काफी अधिक ऊंचा था। कियाओ गैन के साथ अपने रिश्ते में वह हमेशा हर तरह से, बिना किसी शर्त के, उसकी हर बात मानती रही थी। हालांकि वह लोगों से व्यवहार करने में काफी कुशल था और रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने हमेशा उसकी गरिमा का ख्याल रखता था। इस प्रकार 2 साल से अधिक समय तक साथ रहने के बाद उसके परिवार और दोस्तों को यह विश्वास होने लगा कि उसे अपने लिए सबसे आदर्श जीवन साथी मिल गया है। उसकी बहन ने एक से अधिक बार अपनी ईर्ष्या व्यक्त की थी, लेकिन उसमें अपने द्वारा झेली गई पीड़ा के बारे में बोलने का साहस नहीं था और उसका अहंकार भी उसे इसे प्रकट करने की अनुमति नहीं देता था। किसी को नहीं पता था कि अपनी बहन को चिकित्सा दल में भर्ती कराने के लिए कियाओ गैन की मदद लेने की कीमत उसे सप्ताह में 3 दिन कियाओ गैन की सेवा करने के रूप में चुकानी पड़ी, एक ऐसी सेवा जो अधिकांश लोगों की समझ से परे थी।
सौभाग्य से चोटें हमेशा ऐसी जगहों पर होती थी जो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन अपमान की भावना अक्सर उसे रातों की नींद हराम कर देती थी। अगर वह सचमुच उससे शादी करना चाहता, तो क्या वह उसे इस तरह सताता? यही सवाल उसके मन में बार बार उठता था। दुर्भाग्यवश उसे इसका जवाब नहीं मिला और उसने खुलकर पूछने की हिम्मत भी नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने पूछ लिया, तो उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। कियाओ गैंग के उसके साथ रहने का असली कारण प्रेम नहीं था, बल्कि यह था कि कियाओ के चहेते पोते कियाओ जिंगजुन ने एक बार उसका पीछा किया था। कियाओ जिंगजुन से खुद को कमतर समझकर केवल अपनी इस भावना को उस पर उतारकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। शारीरिक संबंध के दौरान वह बार बार उससे पूछता था, बेहतर कौन है, वह या कियाओ जिंगजुन? वह कभी कियाओ जिंगजुन के साथ नहीं रही थी, तो उसे कैसे पता चल सकता था कि कौन बेहतर था? अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह उसे बेरहमी से पीटेगा। कोई और विकल्प न होने के कारण वह अपनी भावनाओं के विरुद्ध जाकर उसकी इच्छा के अनुसार ही प्रतिक्रिया दे सकती थी। उनकी बहस के दौरान कियाओ जिंगजुन अपनी शीघ्र पतन और नपुंसकता के कारण उपहास का पात्र बन गया। अगर उसे कियाओ गैंग की असली प्रकृति का पहले ही पता चल जाता, तो शायद वह उसके साथ नहीं होती, लेकिन वह पहले ही उसके पीछे चल चुकी थी, और उसके अहंकार ने उसे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं दिया। मनुष्य विचित्र प्राणी होते हैं। जब कियाओ जिंगजुन ने उसका पीछा किया, तो वह लंबे, बलवान और सांवले कियाओ जिंगजुन को पसंद नहीं कर पाई, क्योंकि वह उसे बहुत असभ्य लगा। उसके साथ रहना उसके लिए अपमानजनक अनुभव था। लेकिन जब उसे कियाओ गैंग से प्यार हुआ, तब उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसने कितने अच्छे इंसान को खो दिया था। अगर इस दुनिया में पछतावे की दवा मिलती, तो वह उसे खरीदने और खाने के लिए सबसे पहले कतार में खड़ी होती। बाथरूम में पानी बहने की आवाज बंद हो गई और राओ यंग अनजाने में कांप उठी। दिन भर झो मिकान के तिरस्कार को सहने के बाद वह ये सोचकर भयभीत थी कि आज रात वह क्या करेगा। अपने शरीर पर पड़े सख्त घावों को छूते ही उसे अपने भीतर एक गहरी ठंडक महसूस हुई। पलायन, उसकी हिम्मत नहीं हुई। वही तो उसे मदद मांगने के लिए घसीट कर ले गई थी, और भले ही उन्हें कोई मदद नहीं मिली, लेकिन अगर वह न होती तो झो मिकान के हाथों उसे कैसे अपमानित होना पड़ता। झो मिकान कियाओ जिंगजुन का करीबी दोस्त था। इस रिश्ते को देखते हुए उसे लगा कि अगर स्थिति बदतर नहीं हुई तो आज रात उसे अपनी त्वचा की एक और परत उतारनी पड़ सकती है। हिरासत कक्ष में अपनी बहन को दयनीय और असहाय हालत में देखकर, जो एक डरे हुए छोटे खरगोश की तरह उसे घूर रही थी, उसने अपने दांत भींचे, भाग जाने की इच्छा को दबाया और स्वीकार किया कि अब केवल कियाओ गैंग ही उसकी छोटी बहन को बचा सकती है। आज जब वह घर लौटी, तो उसके माता पिता की आंखें लाल थीं। वह हमेशा उनकी झिझक को तुच्छ समझती थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके माता पिता ने हमेशा उनकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कभी भी उसके चाचाओं की तरह अपनी बेटी पर परिवार के लिए लाभ लाने का दबाव नहीं डाला या यह उम्मीद नहीं की कि वे अच्छे आर्थिक स्थिति वाले पुरुषों से शादी करें। वे अपनी बेटियों की खुशी चाहते थे, उनसे कोई लाभ नहीं लेना चाहते थे। उसी क्षण कियाओ गैंग नग्न अवस्था में, चेहरे पर मुस्कान का कोई निशान लिए बिना, बाथरूम से बाहर आया। बिना कुछ कहे वह बिस्तर की ओर बढ़ा, चादर हटाए और राओ यंग को खींचकर बाहर निकाल लिया। सुबह 5 बजे राव यंग लड़खड़ाते हुए घर लौटी, जिसे पूरी रात कियाओ गैंग ने परेशान किया था, जिसने उसे केवल एक शब्द कहा था, दफा हो जाओ। अब उसमें उससे बहस करने की हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन अब घर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस बार उसके रवैये को देखकर उसे सबसे बुरे की आशंका थी। पहले तो वह उसे ऐसी तस्वीर घर लाने की इजाजत कभी नहीं देता था। वह कहाँ जा सकती थी? कुछ देर हिचकिचाने के बाद वह झो परिवार के घर की ओर चलने लगी। ऐसे समय में वह अपनी बहन को खोना नहीं चाहती थी। अगर कोई उसकी मदद नहीं करेगा, तो उसे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। कल झो मिकान के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वह अपनी छोटी पत्नी की बहुत परवाह करता है। इसलिए उसने उससे मिलने का फैसला किया। आधे रास्ते में ही वह अचानक रुक गई। अगर वह झो के घर जाती, तो क्या झो मिकान उसे उससे मिलने देती? इसलिए उसने अपनी दिशा बदल दी और 401 की ओर चल पड़ी। चुक्सिया ने पिछली रात ही मन बना लिया था, लेकिन उसने समूह के नेता टोनगजी का इंतजार नहीं किया। उसे पता नहीं कब नींद आए, लेकिन जब वह उठी तो किताब अभी भी उसके हाथ में थी और बगल वाली सीट खाली थी। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही, थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। क्या वह जानबूझकर उससे बच रहा था या उसे सच में कोई जरूरी काम था? अगर उसे कोई जरूरी काम था, तो क्या उसे कम से कम उसे बता नहीं देना चाहिए था? C449, C311, वापसी नहीं। बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुल गया और झो मिकान दबे पांव अंदर आया। चुक्सिया को वहां सुस्ती में बैठे देखकर उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई और पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? या फिर तुमने बिल्कुल भी नींद नहीं ली? तुम कहाँ गए थे? चुक्सिया ने पूछा, उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गैरमौजूदगी की वजह से तुम्हें नींद नहीं आई? झो मिकान ने धीरे से हंसते हुए कहा, लगता है मैं तुम्हारे लिए दिन ब दिन और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा हूँ। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ गए थे, विषय मत बदलो। चुक्सिया की आवाज में गुस्से का भाव था। मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए एक गिलास दूध लाने की सोच रहा था, लेकिन पापा ने मुझे एक मीटिंग में बुला लिया जो पूरी रात चली।
झो मिकान ये बात बिल्कुल नहीं मानना चाहता था कि वह देखना चाहता था कि चुक्सिया को उसकी चिंता होगी या नहीं। असल में वह उस समय चुक्सिया से मिलने आ सकता था। उसके पापा ने उसे चुक्सिया को बताने के लिए याद भी दिलाया था, लेकिन उसने ऊपर जाने का नाटक किया, 1 मिनट वहां खड़ा रहा और फिर आराम से नीचे चला गया। अब जब वह इस बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि वह बचकाना व्यवहार कर रहा था, लेकिन सौभाग्य से परिणाम वही हुआ जो वह चाहता था। उसकी प्यारी पत्नी नाराज हो गई। केवल वही व्यक्ति नाराज होता है जिसे परवाह हो। हाँ हाँ, यह एक अच्छा संकेत था। ओह, चुक्सिया ने जवाब दिया, बिस्तर से उठी और लड़खड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज के बाद झो मिकांग ने अपना सिर पकड़ लिया, असमंजस में था। वह अभी अपनी पत्नी के उस मीटिंग के बारे में सवाल जवाब करने, उससे जाने से पहले उसे सूचित न करने का सवाल पूछने और उसे थोड़ा और डांटने का इंतजार कर रहा था। ये सब यूं ही कैसे खत्म हो सकता है? क्या सच में उसे परवाह थी या नहीं? हे, उसने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। तुम कितने बजे सोए थे? बाथरूम में किसी से सवाल पूछना बहुत ही असभ्य व्यवहार है। मैं जवाब नहीं दूंगी। चुक्सिया की झुंझलाहट भरी आवाज बहते पानी के बीच से आई। कोई कल्पना कर सकता है कि इस समय उसका कोमल सा चेहरा कितना सिकुड़ गया होगा। चुक्सिया सचमुच बहुत गुस्से में थी, बहुत ज्यादा गुस्से में। यह आदमी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। मामला चाहे कितना भी जरूरी क्यों न हो, ऊपर जाने से पहले वह कुछ कह भी सकता था, पर उसने उससे पूछने की जहमत ही नहीं उठाई। साफ था कि वह उसके पूछने का इंतजार कर रहा था। उफ, पर उसने पूछा ही नहीं, बस उसे चिढ़ाने के लिए। उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी, फिर भी वह चाहता था कि वह उसकी परवाह करे, बिल्कुल नहीं। तेज गुस्से में नहाने और दांत साफ करने के बाद उसका मूड काफी हद तक शांत हो गया था। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और झो मिकान को नजरअंदाज करते हुए बाहर निकल गई और ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई, हौंकते हुए अपने बाल सुखाने लगी। उस जमाने का ब्लो ड्रायर कम हवा होने के बावजूद बहुत शोर करता था। बाल सुखाने के बाद उसने अनजाने में बुदबुदाया, कितना बेकार का उपकरण है। रोज इस्तेमाल करने से तो मैं बहरी हो जाऊंगी। कल रात तुम कितने बजे सोए थे? झो मिकांग इस सवाल पर अड़ा रहा। चुक्सिया ने तिरस्कार भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या सुनना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताने वाली नहीं हूँ। हम्फ। अब भी गुस्सा। झो मिकांग मुस्कुराते हुए नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। चुक्सिया, माफ कीजिए, लेकिन टीम लीडर टोंगजी के साथ आखिर क्या गड़बड़ है? कपड़े बदलने के बाद चुक्सिया एक बेत की कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ में एक कप गर्म पानी था जिसमें चुटकी भर नमक मिला हुआ था। उसने पहले धीरे धीरे पानी पिया और फिर बाकी पानी गटक लिया। फिर उसने एक और कप गर्म पानी डाला, उसमें एक चम्मच शहद मिलाया, अच्छी तरह से मिलाया और कप को वापस मेज पर रख दिया। लगभग 5 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और झो मिकान गीले बालों के साथ बाहर आया। क्या तुम पूरी रात जागते रहे? चुक्सिया ने पूछा। हाँ, झो मिकान ने जवाब दिया, सैन्य जिले की बैठक बहुत जरूरी थी, इसलिए हमें रात में ही समय निकालना पड़ा। मुझे थोड़ी देर में सैनिकों के साथ कुछ काम निपटाना है। चिंता मत करो, मेरा शरीर मजबूत है, 1-2 रात जागने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन चिंतित है? तुम आत्ममुग्ध हो। चुक्सिया ने अपना कप नीचे रखा, दरवाजा खोला और धड़धड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे भाग गई। लिन यान की रसोई से गर्मागर्म सूप का बर्तन लेकर बाहर आ रही थी। उसने चुक्सिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इस गर्मागर्म सूप का मजा गरम गरम ही आता है। छोटी बच्ची, तुम बहुत कमजोर हो, पहले एक कटोरी पी लो। मिकान कहाँ है? उसने अभी अभी नहाया है, वह शायद थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा। चुक्सिया ने कटोरे लाने में मदद करने के लिए रसोई में दौड़ते हुए कहा। उन दोनों ने पूरी रात मीटिंग की, इसलिए काम पर जाने से पहले गर्मा गर्म सूप से उनका पेट भर जाएगा और उन्हें ताकत मिलेगी। अगर उन पर नजर नहीं रखी गई तो वे अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। चुक्सिया, बाद में मैं तुम्हें ये सूप बनाना सिखाऊंगी। जब तुम और मिकांग अकेले रहने लगो तो उसके लिए ये सूप बना देना, ठीक है? लिन यानकियू की मुस्कुराती निगाहों के बीच फंसी चुक्सिया ने जल्दी से सिर हिलाया, यह जताते हुए कि वह सीखने और सफल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल नहीं, ये विचार वह केवल अपने मन में ही रख सकी। ऐसा नहीं था कि उसे झो मिकान की परवाह नहीं थी, लेकिन उस समय वह गुस्से में थी। सूप को पकने में बहुत समय लगा, इसलिए उसकी सास ने सूप तैयार रखा था। इसका मतलब था कि उसके ससुर ने जाते समय उसे बता दिया था, लेकिन झो मिकान ने उसे बताने की जहमत ही नहीं उठाए। उफ, और अब भी उससे सूप बनाने की उम्मीद कर रहा था। वह चाहे तो सादा गर्म पानी पीकर अंधा हो जाए। हालांकि चुक्सिया शायद ये भूल गई थी कि उसने जानबूझकर उसके लिए 1 चम्मच शहद मिला हुआ गर्म पानी का गिलास तैयार किया था। इस समय टीम लीडर टोंगजी कप पकड़े हुए अपनी पत्नी द्वारा बनाए गए शहद वाले पानी का आनंद ले रहे थे। उनका दिल तृप्त था, उनकी पत्नी अब भी उनकी परवाह करती थी। नाश्ते के बाद सभी ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने काम पर चले गए। सास और दादी को झो मिकान के आगामी मिशन के बारे में पता था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शियाओ परिवार के माहौल में जरा भी बदलाव नहीं आया। अपनी सैर के आधे रास्ते में चुक्सिया खुद को रोक नहीं पाए और टीम लीडर टोंगजी से बात करने लगी। माँ और दादी को नहीं पता कि आप लंबे समय तक दूर रहेंगे, है ना? झो मिकान के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वे जानते हैं। आह, चौंक कर चुक्सिया ने फिर पूछा, तो आपका मतलब है कि आपको कार्य की प्रकृति का पता नहीं है ना?
मुझे सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता हूँ। इस समय चुक्सिया सचमुच असमंजस में थी। क्या अत्यधिक अनुभवों के कारण वह संवेदनहीन हो गई थी? तुम उनके रवैये को लेकर चिंतित हो, है ना? झो मिकांग ने धीरे से आह भरी। वे तुम्हारे बारे में चिंतित हैं, इसीलिए वे इसे दिखाने की हिम्मत नहीं करते। तुम अभी उनसे पूरी तरह परिचित नहीं हो। समय के साथ तुम समझ जाओगे कि वे चिंतित हैं या घबराए हुए। ओह, चुक्सिया ने समझाने पर सिर हिलाया। मुझे पता था। चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ और दादी ऐसे मामलों के प्रति पूरी तरह से उदासीन नहीं रहेंगी। अब मुझसे नाराज नहीं हो। झो मिकांग ने उसकी ओर मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, तुम छोटी हो पर तुम्हारा गुस्सा नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, माँ ने मुझे चुपके से तुम्हें मनाने के लिए कहा था। हाँ हाँ, माँ ने देख लिया। ये कहते हुए चुक्सिया हंस पड़ी। वह ऐसी शख्सियत थी जिसके चेहरे पर हमेशा नाखुशी झलकती थी, और चाहे वह दिखावा ही क्यों न करती, यकीन नहीं होता था लिन यानकियू ने भला कैसे ध्यान नहीं दिया होगा। इसके अलावा उसे यकीन था कि सभी ने इस बात पर ध्यान दिया होगा। वे बस ऐसा दिखावा कर रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं है। बस हो गया, उसकी छोटी सोच पूरी तरह से उजागर हो गई। शियाओ परिवार के बाप बेटे का मामला बंद हो गया है। वे शायद अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बिताएंगे। झो मिकांग ने चुक्सिया की तरफ देखा और फिर आगे कहा, चिंता मत करो। अब कोई तुम्हारे बारे में इस तरह के विचार रखने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए लोगों का इंतजाम किया है, ऊपर वालों ने खुद चुना है। वे तुम्हारी पढ़ाई या काम में दखल नहीं देंगे। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, वे सामने नहीं आएंगे। क्या ये देश की प्रतिभा की बर्बादी नहीं है? चुक्सिया ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता, तो मेरे पीछे पीछे घूमने की कोई जरूरत ही नहीं है। सावधानी बरतने में ही भलाई है। सुरक्षा के बिना, तुम्हारे बिना मुझे भी शांत रहना मुश्किल होगा। जब तुम अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाओगे, तो वे अपने आप चले जाएंगे। याद रखना, मेरे जाने के बाद ढिलाई मत करना। कड़ी मेहनत से अभ्यास करते रहना। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा, अगर तुम अभी की तरह ही कमजोर रहे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूंगा। चुक्सिया ने संदेह से मुंह बनाया। चूंकि समय अधिक शांतिपूर्ण होता जा रहा था और वह दूरदराज के इलाकों में नहीं जा रही थी, तो क्या वह अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था? ये देखकर कि चुक्सिया इसे गंभीरता से नहीं ले रही है, झो मिकान की आवाज सख्त हो गई। लिन चुक्सिया, मैं तुम्हें गंभीरता से चेतावनी दे रहा हूँ। यदि तुम लगन से अभ्यास नहीं करोगी, तो तुम्हें घर पर ही रहना होगा और कहीं नहीं जाना होगा। मैं समझ गया, मैं प्रशिक्षण लूंगा। मुझे टालने की कोशिश मत करना। कोई ना कोई तुम पर नजर रखेगा। अगर तुमने लापरवाही की, तो तुम्हारी सैन्य सेवा तुरंत रद्द कर दी जाएगी। समझ गए, दबंग? मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। एक लड़की होने के नाते, अगर तुम खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती, तो ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? खुद की रक्षा करने में सक्षम होने का क्या अर्थ है? दो साधारण पुरुषों को आपके करीब आने में सक्षम नहीं होना चाहिए। आह, चुक्सिया की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने झो मिकान को घूरते हुए कहा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैं और दो आदमी पास नहीं आ सकते। क्या तुम यहाँ किसी डॉक्टर को ट्रेनिंग दे रहे हो या किसी स्पेशल फोर्सेस के सिपाही को? झो मिकांग ने भौहें चढ़ाते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, कौन सा सैनिक? चुक्सिया को एहसास हुआ कि इस युग में उस शब्द का अभी तक कोई अस्तित्व नहीं था, और उसने इसे हल्के से हंसते हुए टाल दिया। मेरा मतलब है, क्या आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या आप मुझे युद्ध के लिए तैयार सैनिक के रूप में प्रशिक्षित कर रहे हैं? तुम्हारे कौशल जितने बेहतर होंगे, मुझे उतनी ही तसल्ली होगी। अगर मैं तुम्हारे साथ होता, तो इतनी चिंता की बात नहीं होती, लेकिन मेरी नौकरी की वजह से मुझे अक्सर तुमसे दूर रहना पड़ता है। लिन चुक्सिया, अगर तुम नहीं चाहती कि मेरा ध्यान भटक जाए और मैं वहां मर जाऊं, तो बेहतर होगा कि तुम ठीक से प्रशिक्षण लो। जब उसने इस तरह से बात कही, तो चुक्सिया इसे हल्के में नहीं ले सकी और उसने तुरंत गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। दो आदमियों को अपने पास आने से रोकने के लिए उसने झो मिकान के चेहरे के भावों को देखा और जल्दी से आश्वस्त करते हुए कहा, मैं इसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। 401 नंबर पर पार्किंग स्थल में गाड़ी पार्क करने और उसे लॉबी में प्रवेश करते हुए देखने के बाद झो मिकांग ने धीरे से आह भरी, कार को घुमाया और चला गया। उसे स्वाभाविक रूप से इस बात का दुख था कि वह इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता को देखते हुए, अगर वह चला गया तो वह क्या करेगी? अपने जाने से पहले वह अपने परिवार को ये हिदायत जरूर देता कि वे उसका अच्छे से ख्याल रखें और चाहे कुछ भी हो जाए, उसके प्रति हमेशा दयालु रहें। लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो उसे खुद ही करने पड़ते थे, क्योंकि वह दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता था कि वे उन्हें सही ढंग से करेंगे। शायद उसका परिवार उसकी अच्छी तरह रक्षा करता, लेकिन उसकी नियति में पुनर्विवाह लिखा था। उस समय उसकी रक्षा जारी रखना उचित नहीं होता। स्वयं मजबूत होना दूसरों की सुरक्षा की आवश्यकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बेशक यह उसके लिए सबसे बुरी स्थिति थी। जब तक यह उसके बस से बाहर न हो, वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जिस दिन उसने उससे शादी की, उसी दिन से उसका जीवन उसका हो गया। उसे किसी और के हाथों में छोड़ना वह बिल्कुल नहीं चाहता था। C450 वापसी। आज और कल केवल एक ही अपडेट आएगा। परिवार के सदस्य काम पर परेशान हैं और उनका मूड खराब है, इसलिए नुअन को रात को घर लौटने के बाद अकेले टाइप करने में असहज महसूस हुआ।
परसों 2 अपडेट आएंगे। योजक चिन्ह लिन चुक्सिया। जैसे ही चुक्सिया ऊपर जाने वाली थी, राव यंग कोने से मुड़ी। उसका चेहरा चोटिल था, उसका चेहरा कांप रहा था, जिसे देखकर चुक्सिया चौंक गई और बोली, तुम्हें क्या हुआ? मेरी कियाओ गैंग से लड़ाई हो गई थी। राव यंग ने उसकी बाहें पकड़ ली। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? बात मेरी बहन के बारे में है। ये चुक्सिया ने समय पर नजर डाली। मैं आपको 10 मिनट दे सकती हूँ, लेकिन आपकी बहन के मामले में शायद मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया था। सच कहूँ तो मैं इतनी दयालु नहीं हूँ। शायद आपको पहले पंजीकरण कराकर कुछ दवाइयाँ ले लेनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं, राव यंग ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या आप यहाँ बात करने का इरादा रखते हैं? चलो दूसरी मंजिल पर चलते हैं। चुक्सिया आगे आगे चलने लगी। दूसरी मंजिल के गलियारे के अंत में कई कमरे थे जिनमें तरह तरह की चीजें बिखरी पड़ी थी, मानो सन्नाटा पसरा हुआ हो। संभल कर खड़े होते ही उसने राव यंग की ओर उदासीनता से देखा और कहा, ठीक है, आगे बढ़ो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम झो मिकान के लायक हो? राव यंग ने सीधे सीधे पूछा। बिल्कुल, आप किस तरह से योग्य हैं? आपको ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं आपसे दूसरे तरीके से पूछता हूँ, आपने उसके लिए क्या किया है? कोई टिप्पणी नहीं। हम तो इसका मतलब है कि तुमने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बारे में वह शेखी बघार सके, है ना? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये मेरू ने क्या किया है? चुक्सिया ने उसे एक संक्षिप्त नजर डाली और चली गई। अरे, तुम क्या कर रही हो? राव यंग ने अचानक उसे पकड़ लिया। अभी 10 मिनट भी नहीं बीते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने आपसे बात करने के लिए सहमति दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपकी बकवास सुनना चाहता हूँ। आप खुद को क्या समझते हैं कि आपको मुझसे इन बेकार की बातों पर चर्चा करने का अधिकार है? तुम्हें समझना होगा, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं। तुम्हें मुझसे सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? चुशिया ने अपनी आस्तीन पकड़े हुए हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, छोड़ दो। राव यंग का चेहरा जम गया और उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमेशा से बहुत करीबी रहा है, इसलिए आज उसे इस हालत में देखकर मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ। मैं थोड़ी भावनाओं में बह गई थी। मेरे शरीर को देखो। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली और अपने कपड़े ऊपर उठाकर चोट के निशान दिखाए। ये निशान कियाओ गैंग द्वारा पीटे जाने के कारण हैं। जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप झो मिकान के लायक हैं, या आपने उनके लिए क्या किया है, तो वास्तव में मैं आपको ये बताना चाहती थी कि झो मिकान से शादी करना आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। झो मिकान जिद्दी तो हो सकता है, लेकिन वह अपनी पत्नी की सच्ची रक्षा करता है और उसे कभी नहीं पीटेगा। अगर तुम न आते, तो वह निश्चित रूप से मेरा जीजा बन जाता। अगर वो मेरा जीजा होता, तो मुझे कियाओ गैंग से शादी नहीं करनी पड़ती। अगर वो मेरा जीजा होता, तो कियाओ गैंग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारे आने से पहले मेरी बहन के लिए कोई और लड़की खतरा नहीं थी। उसके वर्षों के इंतजार का फल तुमने छीन लिया। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ये सच है कि उसके कृत्य बेहद गलत थे, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत परिणाम स्वरूप शियाओ पिता और पुत्र को जेल भेज दिया गया, जिससे वास्तव में झो परिवार को लाभ हुआ। दूसरों के प्रति दयालु होना स्वयं के प्रति दयालु होना है। जुई जुई अभी अपनी जवानी के शिखर पर है। अगर उसे आपराधिक सजा मिलती है, तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये कलंक जीवन भर उसका पीछा करेगा। लिन चुक्सिया, मुझे पता है कि मुझे आपसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कृपया मेरी बहन की खातिर मैंने जो कुछ भी किया है, उसे देखें और मुझ पर थोड़ी दया दिखाएं, ठीक है? मैं वादा करती हूँ, मेरी बहन अब आपको कभी परेशान नहीं करेगी। मैं उसे दादी के घर भेज दूंगी, ताकि वह फिर कभी आपके सामने न आए, ठीक है? चुक्सिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, है ना? हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत अच्छी बहन हो। चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लेकिन तुमने गलत व्यक्ति से पूछा है। यह मेरे बस की बात नहीं है। माफ कीजिए, मुझे अब काम पर जाना है। तुम एक निर्दयी दरिंदे हो। राव यंग उसके पीछे खड़ी थी, दांत पीसते हुए। उसका भी स्वाभिमान था, और इतने सारे विनम्र शब्द कहना उसकी सीमा थी। चुक्सिया पर जरा भी असर नहीं हुआ था, जिससे उसे अपनी भावनाओं को काबू में रखने में मुश्किल हो रही थी। जो कहना चाहो कहो। चुक्सिया पीछे मुड़ी और उसे धुंधली निगाहों से देखते हुए बोली, जब तुम्हारी बहन दूसरों को मेरे खिलाफ साजिश रचने में मदद कर रही थी, तो क्या उसने कभी सोचा कि अगर वे सफल हो गए तो मेरा क्या होगा? इतना कहकर वह कोने से मुड़ी और दूसरी मंजिल से गायब हो गई। राव यंग का शरीर डगमगाने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया। अगर शियाओ बाप बेटे कामयाब हो जाते, तो बेशक वह जानती थी कि लिन चुक्सिया का क्या होता, लेकिन अपने दृष्टिकोण से चूंकि ऐसा नहीं हुआ, और उसने उससे इतनी मिन्नतें करने के लिए खुद को इतना नीचा दिखाया था, इसलिए उसे राउजू को एक मौका देना चाहिए था। क्योंकि वह इतनी कृतघ्न है, इसलिए उसे कम शिष्टाचार दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पहले तो उसे लगा था कि झो मिकान की जिंदगी आखिरकार स्थिर हो गई है, और वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। लेकिन अब उन्होंने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। रास्ते में लिन चुक्सिया की मुलाकात जिंगजे से हुई, जिसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, किसने तुम्हें नाराज किया? तुम तो मेढक की तरह फूली हुई लग रही हो। क्या तुमने कभी इतना सुंदर मेढक देखा है?
चुक्सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम्हारे साथ समय बिताने का मन नहीं है। कितना उग्र स्वभाव है। जिंगजे ने सिर हिलाया और अपने कार्यालय की ओर चल दिए। उन्होंने दो युवकों को पास आते देखा। उनमें से एक को देखा, एक स्त्री जैसे दिखने वाले सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे पहने हुए व्यक्ति को, और संकोच से पूछा, जियांग क्यूई? ये मैं ही हूँ। उस स्त्री जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नजरें वाकई बहुत तेज हैं, मुझे इस वेश में भी पहचान लिया। मुझे पहचान नहीं पाए, है ना? दूसरे हटे कट्टे आदमी ने गर्व से हंसते हुए कहा, लगता है मेरा भेष बदलना कामयाब रहा। माँ चाओ, अरे वाह, तुमने भी मुझे पहचान लिया। उस हटे कट्टे आदमी ने अपना सिर पीटते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जिंगजी उन्हें अपने कार्यालय की ओर खींच ले गया। क्या हम 5-6 साल से एक दूसरे से नहीं मिले हैं? चलो थोड़ी देर मेरे कार्यालय में बैठते हैं। लेकिन दोनों आदमी टस से मस नहीं हुए, और जियांग क्यूई थोड़ा और करीब आकर धीमी आवाज में बोला, बाद में हमारे पास बात करने के लिए काफी समय होगा। अभी नहीं, माँ चाओ और मैं तुम्हारे प्यारे मेढक की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। जिंग से चौंक गई, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर उस लड़की ने तुम्हें सुन लिया होता, तो देखो वो झोऊ मिकान से कैसे चुगली करती। वैसे पहले उसके साथ क्या हुआ था? किसने उसे नाराज किया था? माँ चाओ ने जियांग क्यूई को सिर हिलाकर कहा, मैं पहले जाता हूँ, तुम दूसरे भाई से मिल लेना। ठीक है। जियांग क्यूई ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया और अपनी आवाज धीमी करते हुए जिंगजे को लिन चुक्सिया और राओ यंग के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया। ये तो मेरी बहन है। जिंगजे ने अंगूठा ऊपर करके कहा, मुझे हमेशा से चिंता रहती थी कि वो बहुत दयालु है और शायद इसी वजह से उसे परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब लगता है मेरी चिंता बेकार थी। हाँ, मुझे लगा था कि वह औरत उसे बुरी तरह पीटेगी, लेकिन इसके बजाय उसने उसे इतना गुस्सा दिला दिया कि वह लगभग पीछे की ओर गिर पड़ी। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प है कि स्पष्ट रूप से फायदा होने के बावजूद वह कितनी गुस्से में थी। जियांग क्यूई ने टिप्पणी की, ऐसा नहीं कह सकते। राओ यंग को उसके पीछे पड़ने का कोई हक नहीं था। वह इसलिए पागल थी क्योंकि साफ तौर पर गलत होने के बावजूद वे उसे परेशान कर रहे थे। जिंगजे हंसते हुए बोली, ये लड़की स्वभाव से सचमुच झो मिकान से काफी मिलती जुलती है, इसीलिए मिकान ने उसे पहले ही चुन लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़े झो का आमतौर पर खराब फैसला इस बार इतना सटीक कैसे निकला। हार मान लो। जियांग क्यूई ने उसे शरारती अंदाज में एक मुक्का मारा, उसे मत बताना। मैं और माँ चाओ देखना चाहते हैं कि उसे कब पता चलेगा कि हम कौन हैं। जरूर। जिंगजे ने पलटकर उसे एक घूंसा मारा, मैं अपनी बहन की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। लेकिन तुम दोनों स्वेच्छा से यह काम क्यों करोगे? बॉस का आदेश था, क्या मैं मना कर सकता था? जियांग क्यूई ने कड़वाहट से मुंह बनाया, मैं मिशन पर जाना पसंद करता, लेकिन उसने आह भरी और फिर कहा, लेकिन बॉस को चैन से अपना काम करने देना ठीक है। यकीन नहीं होता कि बॉस इतनी कम उम्र की लड़की पर फिदा हो जाएगा। जिंगजे का चेहरा उतर गया, क्या तुम मेरी बहन को नीचा समझते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जियांग क्यूई ने तुरंत हाथ उठाकर शांत करने का इशारा किया और पीछे हटते हुए कहा, इतनी हिम्मत किसमें है? तुम और बॉस इतना सुरक्षात्मक रवैया क्यों अपना रहे हो? क्या वो कोई आम इंसान हो सकती है? अपना काम करते रहो। ये परिवार। बूढ़े मास्टर ये का चेहरा गंभीर था। वे चुपचाप सोफे पर बैठे किसी व्यक्ति को देख रहे थे। उनके बगल में दादी ये धीरे से उनका हाथ सहला रही थी। पिताजी, वो चुपचाप शादी करके घर बसाने को तैयार है, इसलिए कृपया अब उस पर गुस्सा मत कीजिए, ठीक है? ये मेरू की माँ कियांग युक्सियन ने अपनी बेटी से बेबसी भरी नजरों से विनती की। पिता ये झोंगलियांग चुप थे, सिर झुकाए हुए थे, लेकिन उनके भाव से पता चलता था कि वे अपनी बेटी की जल्दबाजी में की गई शादी को मंजूरी नहीं देते थे। ये मेरू बड़ों के सामने घुटनों के बल बैठी, बारिश में भीगे नाशपाती के फूल की तरह रो रही थी। दादाजी, मुझे डर था कि आप नाराज होंगे, इसलिए मैंने उसे अभी घर लाने की हिम्मत नहीं की। दादाजी, अगर मुझे अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित न करना होता, तो मैं ऐसे आदमी से शादी क्यों करती जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ हो? मैंने इतना सब कुछ कर दिया है, फिर भी आप मुझे माफ नहीं करेंगे। दादाजी, क्या मैं सच में आपकी पोती हूँ? क्या आपके मन में मेरे लिए जरा सी भी दया है? आह, बूढ़े मास्टर ये ने आखिरकार एक गहरी आह भरी, अगर मुझे तुम्हारी परवाह न होती, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने सालों तक इतनी आराम से रह पाते? छोड़ो इसे, मैं अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहता। जो बीत गया सो बीत गया। आपसे एक अच्छा, ईमानदार जीवन जियो और बेवजह की मुसीबतें खड़ी करना बंद करो। ये मेरू ने तुरंत रोना बंद कर दिया और बोली, धन्यवाद दादाजी। उठो, बूढ़े मास्टर ये ने कहा। आह, बहुत देर तक घुटनों के बल बैठे रहने से ये मेरू के पैर सुन्न हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। कियांग युक्सियन ने तुरंत अपनी बेटी को उठाया, उसके चेहरे पर दया भाव था। अरे नासमझ बच्ची, तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम ऐसी हरकतें करती हो। किससे लड़ रही हो? क्या दादाजी ने अभी यही नहीं कहा था? मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित अपने कर्मों से करना होगा। ये मेरू दादी ए के पास सरकते हुए खड़ी हो गई और स्नेहपूर्वक अपनी दादी की बाह में हाथ लपेटते हुए बोली, दादी जी, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत चिंतित थी। डर लग रहा था कि दादाजी मुझे फिर से घर से निकाल देंगे। तुम्हारे दादाजी तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे, वो तुम्हें दोबारा घर से नहीं निकालेंगे।
दादी ये ने अपनी पोती को गले लगाते हुए हंसते हुए कहा, अगर उनका यही इरादा होता तो क्या वो तुम्हें घर पर रहने देते। C451 C313 बहनें, पहला अपडेट आ गया है। आज मैं सिर्फ एक ही अपडेट देने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि मैं 2 अपडेट दे सकता हूँ, इसलिए मैं एक और अध्याय जोड़ रहा हूँ। इसे बाद में अपलोड किया जाएगा। योजक चिन्ह। दादी ये की बात सुनकर ये मेरू को भी समझ आ गया कि अगर बड़े मालिक ये उसे माफ करने का इरादा नहीं रखते, तो वो उसे इन 2 दिनों तक घर पर कैसे रहने दे सकते हैं। पिछली बार जब उन्होंने संबंध तोड़े थे, तब उसे 1 मिनट भी ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं थी। दादाजी, आपने मुझे बहुत डरा दिया। ये मेरू ने अपनी आंखों में थोड़ी नखरेबाजी के साथ बूढ़े मास्टर ये की ओर देखा। मुझे सच में लगा कि दादाजी अब मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते। तुम कियांग युक्सियन ने स्नेह से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें ये सबक याद रखना चाहिए और भविष्य में फिर कभी अपने दम पर फैसले नहीं लेने चाहिए, समझी। मैं ये मेरू की आंखों में आंसू भर आए। मुझे पता है कि मेरी वजह से दादाजी हमेशा झो परिवार के सदस्यों के प्रति अपराधबोध महसूस करते हैं। जब भी वे दादाजी झो के साथ होते हैं, तो वे हमेशा उनसे थोड़ा कमतर महसूस करते हैं, और यह भावना मुझे बहुत असहज कर देती है। यह विपत्ति मेरी वजह से आई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे ही इसकी भरपाई करनी चाहिए। पहले तो मैंने सोचा था कि अगर झो मिकांग मुझे स्वीकार कर ले, तो मैं झो परिवार में शादी कर लूंगी और उनके प्रति अपना कर्ज चुकाने के लिए अथक परिश्रम करूंगी। लेकिन जब मैं वापस आया, तो झो मिकान की शादी हो चुकी थी, और वह रास्ता बंद हो गया। मैं झो परिवार के पास गया और उनकी नई पत्नी को देखा। सच कहूं तो ये देखकर मेरा दिल टूट गया। अगर मैं न होती तो शायद वो इतनी बदतमीज गांव की लड़की को अपनी पत्नी न चुनता। मुझे पता है वो मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है, ताकि सबको लगे कि मैं गांव की लड़की के भी लायक नहीं हूँ। मुझे उसके ऐसा करने पर उससे नफरत नहीं है, क्योंकि मैं वास्तव में उसका ऋणी हूँ। जब मैं उसे ऋण चुकाने के बारे में सोच ही रहा था कि कैसे चुकाऊं, तभी झो परिवार मुसीबत में पड़ गया, और जब दूसरे लोग उनसे दूरी बनाए हुए थे, तब मैंने ऐसा ही किया। मैं झो मिकांग से मिलने गई थी। उस समय मेरे मन में 2 योजनाएं थी, या तो उससे शादी कर लूं, चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब क्यों न हो जाए, और उसके साथ रहूं, या हुआंग शिनलोंग से इस शर्त पर शादी कर लूं कि हुआंग परिवार झो परिवार को जेल की मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेगा। मेरे दादा दादी और माता पिता शायद दोनों में से किसी भी विकल्प से सहमत नहीं होते, इसलिए मुझे चुपके से जाकर यह काम खुद ही करना पड़ा। झो मिकांग अब भी मुझसे नाराज था और मुझे स्वीकार नहीं करता था, इसलिए मेरे पास हुआंग शिनलोंग को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक झो परिवार की मदद करने की मेरी इच्छा पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं थी। इतने वर्षों के बाद मैं समझ गई हूँ कि झो परिवार के प्रति ऋणी होने के अलावा मैं झो मिकांग से सच्चा प्रेम करती हूँ। चूंकि मैं उससे शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसे जीवन भर अपना ऋणी रहने दूंगी, ताकि वह मुझे याद रखे। दादाजी, ये मेरे सच्चे विचार हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जान लें कि आपकी पोती निर्दयी और कृतघ्न नहीं है। आप पर किसी का कोई एहसान नहीं है। बच्ची, हमेशा इतनी धृष्टता क्यों? बूढ़े मास्टर ये ने भौहें चढ़ाकर अपनी पोती को घूरा। दादाजी इतनी उम्र तक जी चुके हैं और मेरी आंखें अभी भी अच्छी हैं। शाओमी की शादी के अगले दिन मैं झो परिवार से मिलने गया था। मैंने जो देखा, उससे मुझे लगा कि वह लिन चुक्सिया को सचमुच पसंद करते हैं। और लिन चुक्सिया वैसी निकम्मी गांव की लड़की नहीं है जैसा आपने बताया है। इसके विपरीत, उसका व्यवहार भले ही किसी बड़े परिवार जैसा न हो, फिर भी पूरी तरह से गरिमामय और निर्दोष है। मीरू, तुम झो मिकान को नहीं, बल्कि खुद को भुला नहीं पा रही हो। तुम लिन चुक्सिया को पूर्वाग्रह भरी नजरों से देख रही हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ उसका अतीत ही नजर आ रहा है, और उसके बारे में तुम्हारा आकलन मात्र कल्पना है। जाग जाओ, तुम्हारे और झो मिकान के बीच का प्यार बहुत पहले ही अतीत की बात हो चुका है। उसका शादी से इनकार करना इसलिए नहीं था कि वह तुम्हें भुला नहीं पा रहा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि तुमने उसे मानवीय स्वभाव के बारे में निराश किया था। अब उन्हें एक ऐसी महिला मिल गई है जिसने उनका विश्वास फिर से जगा दिया है। आपका क्या आपको भी अतीत को भुलाकर एक नई शुरुआत के लिए अपना दिल नहीं खोलना चाहिए? जहां तक इस धारणा की बात है कि हुआंग शिनलोन से शादी करने से झो परिवार बच जाएगा, ये तो बस आपकी अपनी कल्पना है। उसके बारे में तो बात ही न करें, यहाँ तक कि उसके पिता भी सिर्फ अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। ये मेरू को यकीन नहीं हुआ। अगर हुआंग शिनलोंग न होते, तो क्या चाचा झो और झो मिकांग इतनी जल्दी घर लौट पाते? हालांकि वांग परिवार ने मदद की, लेकिन दादा वांग में वास्तव में ज्यादा कुछ करने की क्षमता नहीं थी। झो जिनपिंग और झो मिकांग समय रहते बाहर निकलने में कामयाब हो गए, और इसका हुआंग परिवार से कोई लेना देना नहीं था। तुम बड़ी भोली हो, नासमझ लड़की। हुआंग परिवार, ये मेरू हैरान रह गई। लॉन परिवार का इससे क्या लेना देना है? लिन चुक्सिया एल्डवान की धर्मपुत्री हैं, और एल्डवान ओल्ड मास्टर लॉन के शपथधारी भाई हैं। उन्होंने ओल्ड मास्टर लॉन से मदद मांगी थी। अगर एल्डर लॉन्ग ने झो पिता और पुत्र की रक्षा के लिए हस्तक्षेप न किया होता, तो क्या आपको लगता है कि वे सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के बच पाते? कहावत है, स्थानीय अधिकारी मौजूदा नियंत्रण जितना कारगर नहीं होता। सिर्फ शान शियाओ के परिवार के साथ ही वे उनकी आधी जान बचा सकते थे। अगर पीछे मुड़कर देखें तो अगर झो मिकांग ने लिन चुशिया से शादी न की होती,
तो ये कहना मुश्किल है कि झोऊ परिवार इस संकट से आसानी से निकल पाता या नहीं। अगर झोऊ परिवार न होता तो एल्दवान लिनचुक्सिया को अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में कैसे पहचान पाते। इस नजरिए से देखें तो झोऊ परिवार ने ही सबसे पहले खुद को सुरक्षित निकालने का रास्ता तैयार किया था। बुजुर्ग वान ने लिनचुक्सिया को अपनी दत्तक पोती के रूप में स्वीकार करने पर सहमति जताई, क्योंकि जिन वर्षों में उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में भेजा गया था उस दौरान वे और लिनचुक्सिया एक ही गांव में रहते थे। लिनचुक्सिया ही थी जो उनकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना अक्सर उनसे मिलने आती थी। जिस व्यक्ति में भावनाओं की कमी हो उसके लिए क्या मायने रखता है। क्या आपको सच में लगता है कि केवल झोऊ परिवार की वजह से एल्दवान सचमुच लिनचुक्सिया को अपनी गोद ली हुई पोती के रूप में स्वीकार कर लेंगे? तो बात ये थी, उस देहाती लड़की में इतनी खूबियां थीं। ये मेरू अचंभित होकर वहीं बैठी रही, मानो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। अब वह मूल रूप से अपने दादाजी की बातों पर विश्वास करने लगी थी, जिसका अर्थ था कि हुआंग शिनलोंग ने उसे धोखा दिया था। हुआंग परिवार ने झोऊ परिवार की बिल्कुल भी मदद नहीं की थी और उसने उत्सुकता से उस आदमी से शादी कर ली थी जो भूत की तरह बदसूरत था। पोती की उदासी देखकर दादी ये को भी थोड़ा दुख हुआ, इसलिए उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा, ये सब बस यही दिखाता है कि लिनचुक्सिया कितनी भाग्यशाली है। अगर श्याओमी को उसकी चिंता न होती और उसे किसी खतरे में पड़ने का डर न होता तो उसे बूढ़े गुरुजिन को अपना धर्मपिता मानने की इजाजत न मिलती। इस तरह वह स्वाभाविक रूप से बूढ़े गुरुवान से भी न मिल पाती। आखिरकार झोऊ परिवार के संबंधों ने ही निर्णायक भूमिका निभाई। उसके लिए चुप रहना ही बेहतर होता। ये सोचकर ये मेरू को और भी ज्यादा महसूस हुआ कि उसका बलिदान व्यर्थ था। इतने समय बाद भी मिकांग अपनी छोटी पत्नी को इतना महत्व देता था। उसके बलिदान का क्या मतलब था? मेरू, तुम जानती हो कि श्याओमी कितना जिम्मेदार है। चाहे वो किसी से भी शादी करे, वो अपनी पत्नी के लिए सारी जरूरी तैयारियां जरूर करेगा। माँ होने के नाते कियांग युक्सियन की ये बातें सुनकर ये मेरू के चेहरे पर काफी सुधार आ गया। अति स्नेह करने वाली माँ निकम्मे बेटे को जन्म देती है। ये झोंगलियांग ने ठंडी सांस लेते हुए अपनी पत्नी को घूरते हुए कहा, तुम्हारे हमेशा उसकी रक्षा करने के कारण ही वह इतनी नासमझ बन गई है। अगर वह जीवन में दुखी हुई तो ये तुम्हारी गलती होगी। उसने अपनी गलतियों की इतनी बड़ी कीमत पहले ही चुका दी है, क्या आप उसे दिलासा भी नहीं दे सकते? कियांग युक्सियन ने अपने पति को नाराजगी से देखा। क्या आपको नहीं पता कि इस समय वह अंदर से कितनी दुखी है? क्या आपको उसे लाड प्यार न करने का सबूत देने के लिए उसके जख्मों पर नमक छिड़कने की जरूरत है? फिर उसने दादी ये की ओर देखा। माँ, उसे देखो, वह मेरू के साथ बचपन से ही कठोर व्यवहार करता रहा है और अब जब वह बड़ी हो गई है तब भी उसका व्यवहार वैसा ही है। अगर मेरा स्वभाव उसके जैसा होता तो भला कौन सा बच्चा उसे सहन कर पाता। बस करो, बात यहाँ तक पहुँच गई है। भले ही तुम्हें अपनी बेटी के लिए दुख हो, लेकिन तुम दोनों को इस बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। दादी ये ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें अपना स्वभाव भी बदलना होगा। चुप रहने के बजाय बच्चों को उपदेश देना शुरू कर दो। तुम उनसे अपने करीब रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मुझे उससे करीबी संबंध की उम्मीद नहीं है। मुझे शर्मिंदा करने के अलावा वह और क्या कर सकती है? ये झोंगलियांग के मन में अपनी बेटी के अतीत के कृत्यों को लेकर अभी भी अनसुलझी नाराजगी थी। ये परिवार के सदस्य, जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट था, वफादार और अच्छे माने जाते थे। हालांकि उन सभी में ये मेरू एक अपवाद थी। उनके परिवार में ऐसा कौन सा परिवार था जिसने उसे नकारात्मक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया? एक अच्छी औरत दो पतियों की सेवा नहीं करती। उसकी बेटी ने ऐसा घिनौना काम करने के लिए किसकी नकल की? जब बेटी घर पर नहीं थी तो उसे उसकी याद आती थी और दिल दुखता था, लेकिन अब जब वह सचमुच उसके सामने थी तो वह इतना क्रोधित हुआ कि अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। आह, वह सचमुच पिछले जन्म की कोई शत्रु होगी। ये मेरू को अपने पिता के रवैये से बहुत दुख हुआ और वह फिर से रोने लगी। ये झोंगलियांग चिड़चिड़ाते हुए खड़ा हो गया। मैं सेना के अड्डे पर जाकर एक नजर डालूंगा। मैं आज रात वापस नहीं लौटूंगा। ठीक है, बूढ़े मास्टर ये ने सिर हिलाकर उन्हें सहमति दी, फिर उठकर अध्ययन कक्ष में चले गए। उन्होंने जो कहना था कह दिया था। इस पोती के बारे में वे अब केवल दादा होने के दायित्वों को पूरा कर रहे थे, इससे अधिक कुछ नहीं। ये कहना असंभव था कि वे उससे निराश नहीं थे। विस्तार में जाए बिना अतीत में उसने जो कुछ किया था वह उसके दिल में एक चुभन बनकर रह गया था। हालांकि वह उसका दादा था और उसके पास उसे माफ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सिर्फ एक गलती करने से क्या मुझे नरक की 18वीं परत में डाल दिया जाएगा? ये मेरू ने सूजी हुई आंखों से घूरते हुए कहा, मैं पहले ही इस हालत में पहुंच चुकी हूँ। दादाजी और पिताजी अभी भी मुझसे नाराज हैं। क्या वे सच में मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं? तभी वे खुश हो पाएंगे। नासमझ बच्ची, ये क्या बकवास कर रही हो? दादी ये ने अपनी पोती के कंधों को थामते हुए कहा, उन्हें थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। वे भी तुम्हारी माँ और मुझसे कम परेशान नहीं हैं। बस उन्हें समय चाहिए, तुम्हें धैर्य रखना होगा। ये मेरू ने दादी ये की ओर दयनीय दृष्टि से देखा और कहा, दादी आपको भी लगता है कि यह मेरी ही गलती है ना? अगर वो खुद से सच बोलती तो अगर ये किसी और का बच्चा होता तो वो जरूर ऐसा ही सोचती, लेकिन क्योंकि ये उसका अपना परिवार था इसलिए उसने थोड़ी नरमी बरती। दादी ये ने अपनी पोती की पीठ थपथपाते हुए कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम इतने व्यस्त थे कि तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तुम गलत रास्ते पर चली गई।
मेरी बेचारी बेटी, कियांग युक्सियन ने अपनी आंखों के कोने में आए आंसुओं को पोंछा और अपनी बेटी को निश्चिंत होकर देखते हुए कहा, क्या अब से तुम हुआन परिवार के साथ ही रहने का इरादा रखती हो? अभी के लिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। ये मेरू ने गहरी सांस ली। हुआंग शिनलोंग मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार कर रहा है। अगर मैं अब उससे तलाक ले लूंगी तो शायद मैं अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर नहीं ला पाऊंगी। तुम जो भी फैसला लोगी, माँ तुम्हारा साथ देंगी। कियांग युक्सियन ने अपनी बेटी के लिए एक गिलास पानी डाला। पानी पी लो, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। आगे से अपने माता पिता के घर अक्सर आना, और अगर कुछ भी हो जाए तो दादी या माँ को फोन कर देना। सब कुछ अपने तक ही मत रखना। तुम्हें हमेशा अपने फैसले खुद लेने की आदत है, और इसीलिए तुम हमेशा मुसीबत में पड़ जाती हो। अरे, ये कौन वापस आ रहा है? दरवाजा खुला और लगभग 30 साल की एक महिला अंदर आई। वही ये मेरू की बड़ी बहन, ये मेयुन थी। C452 टकराव। दूसरी रात्रि पहरेदारी आ गई। तुम वापस क्यों आए हो? कियांग युक्सियन ने उसका अभिवादन करते हुए उसके हाथ से बैग ले लिया। तुम टोन टोन को क्यों नहीं लाई? दादी पिछले कुछ दिनों से उसके बारे में बात कर रही थी। मैं अभी अभी व्यापारिक यात्रा से लौटी हूँ, घर भी नहीं गई, पहले दादी से मिलने आई हूँ। ये मेयुन ने आगे बढ़कर दादी ये को गले लगाते हुए और उन्हें इधर उधर झुलाते हुए कहा, दादी, छोटी पोती की वजह से आप अपनी बड़ी पोती को भूल तो नहीं गई हैं ना? अरे बच्ची, दादी ये दिल खोलकर हंस पड़ी। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गईं। कौन सी पोती मेरी पोती नहीं है? तुम तो बचपन से ही मेरू से ईर्ष्या करती रही हो। अब बड़ी हो गई हो और अभी भी अपनी बहन से ईर्ष्या करती हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किसने तुम सबको उसका पक्ष लेने के लिए उकसाया? ये मेयुन ने तभी अपनी बहन की सूजी हुई आंखें देखी और दादी को छोड़कर ये मेरू के पास बैठ गई और उसे गले लगा लिया। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा उदास महसूस कर रही थी, रोने का मन कर रहा था। ये मेरू ने अपनी बहन के हाथों को हटाते हुए कहा, मैं चेहरा धोने जा रही हूँ। क्या हुआ? ये मेयुन ने दादी ये की ओर देखते हुए पलकें झपकाई। दादाजी ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया है। तुम्हारे दादाजी ने मेरू को माफ कर दिया है। बस उसे अतीत की कोई बात याद आ गई और वह थोड़ी उदास हो गई। दादी ने अपनी बड़ी पोती के कान में फुसफुसाते हुए कहा, वो तुम्हारी बहन है, थोड़ा सहनशील बनो और हमेशा उसके साथ ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो। उसे इतना एहसान फरामोश किसने बना दिया? जो मिकांग इतना अच्छा आदमी है, और वह उसे नहीं चाहती थी बल्कि एक गोरे बालों वाले विदेशी लड़के के पीछे पड़ गई, और अब उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ना? मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह और भी ऐसे फैसले ले सकती है जिनसे दूसरों को नुकसान हो और उसे खुद कोई फायदा ना हो। पिछले 2 सालों में हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। पहले, जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा मेरी आलोचना होती थी। भले ही गलती उसकी होती थी, फिर भी सारा दोष मुझ पर ही मढ़ा जाता था। उसकी बहन होने की वजह से मेरी किस्मत ही खराब है। ठीक है, ठीक है, सब बीत चुका है, उस पर ध्यान मत दो। कियांग युक्सियन ने अपनी बेटी के मुंह में ओसमंथस केक का एक टुकड़ा ठूंसते हुए कहा, कुछ मीठा खा लो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। माँ, तुम हमेशा उसका पक्ष लेती थी, इसी वजह से वो इतनी बिगड़ गई है। ये मेयुन ने असंतुष्ट होकर बुदबुदाते हुए कहा, बचपन से ही तुमने मुझे हर बात में उसकी बात मानने पर मजबूर किया, और देखो अब हमारा क्या हाल हो गया है। जो भी उसकी बात नहीं मानता, उसे तकलीफ झेलनी पड़ती है, मानो हमने कोई सम्राट ही पैदा कर दिया हो। ये मेरू काफी देर तक बाथरूम में रुकी रही, फिर बाहर आई। वह अपनी बहन की नाराजगी से भली भांति परिचित थी। उसकी बहन को वैवाहिक जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और अंततः उसे एक आम मजदूर से अपने देवर के रूप में शादी करनी पड़ी थी। इसलिए ये मेरू अपनी बहन की एक ऐसी ऋणी थी जिसे वह अपने जीवन काल में कभी स्पष्ट रूप से व्यक्त या चुका नहीं सकती थी। क्या जीजाजी ठीक हैं? ये मेरू ने बैठते हुए धीरे से पूछा। वह पहले की तरह ही है, सारा दिन कारखाने में इधर उधर घूमता रहता है। ये मेयुन ने चिढ़कर कहा, बिना घर आए लगातार 10 दिनों तक किसी पेंच का अध्ययन करता रहता है। मैं तुम्हें बता दूं, इस रफ्तार से तो वह शायद घर का रास्ता भी न ढूंढ पाए। उसकी तरक्की करने की इच्छा अच्छी बात है, दादी ने दिलासा देते हुए कहा। भले ही उसका पारिवारिक और सामाजिक रुतबा तुम्हारी सहपाठियों के पतियों से मेल न खाता हो, लेकिन आज्ञाकारिता के मामले में तो कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, है ना? लोगों का मूल्यांकन उनकी खूबियों और कमियों दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ दूसरों की खूबियों की तुलना अपनी कमियों से करके। ठीक है दादी, मैं बस अपना गुस्सा निकाल रही थी। टोम टोम 3 साल की हो गई है, अब मैं शांत हो गई हूँ। वैसे, यानशिन और झाओ युलू की तुलना में मैं अब भी सबसे भाग्यशाली हूँ। उनकी शादी उनके पतियों के परिवारों में हुई और वे नौकरानियों जैसी बनकर रह गईं, जिन पर उनकी सास और नानी दोनों के बहुत सारे नियम लागू होते थे। चिंता मत करो, मैं अब मेरू को दोष नहीं दूंगी, बल्कि मुझे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह न होती तो मैं उसके जैसे सामाजिक स्तर के आदमी से शादी न करती। यानशिन और झाओ युलू बचपन से ये मेयुन की सहेलियां थीं। तीनों बचपन से ही बहुत करीब थीं और बड़े होने पर भी उनकी दोस्ती गहरी बनी रही। लेकिन लड़कियों का यही हाल होता है, चाहे अच्छी दोस्त हो या नहीं, काम और शादी की बात आती है तो उनमें प्रतिस्पर्धा होना लाजमी है। बहन, क्या तुम सचमुच सचमुच अब मुझे दोष नहीं दे रही हो? ये मेरू ने अपनी बहन को दयनीय निगाहों से देखा। मुझे हमेशा से बहुत अपराध बोध होता रहा है,
अगर मेरी वजह से ऐसा न होता तो तुम निश्चित रूप से मेरे परिवार में शादी कर लेती। ये सुनकर ये मेयुन का चेहरा तुरंत उदास हो गया और फिर बनावटी हंसी हंसते हुए वह खड़ी हो गई। दादी, माँ, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। मैं किसी और दिन आऊंगी। मेरू, तुम हमेशा गलत विषय क्यों उठाती हो? अपनी बड़ी बेटी को विदा करने के बाद कियांग युक्सियन ने अपनी छोटी बेटी को फटकारा। तुम अपनी बहन के मन की बात अच्छी तरह जानती हो, फिर उस विषय को क्यों उठाती हो? C453 C314 टकराव_2। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बस एक स्टैंड लेने के लिए उत्सुक थी, लेकिन मैंने इसके बारे में ठीक से सोचा नहीं। ये मेरू ने माफी मांगते हुए कहा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। आह, दादी ये ने आह भरी लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी बड़ी पोती मेई यितोंग को पसंद करती थी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मेई यितोंग छोटी पोती में दिलचस्पी रखती थी, जो हमेशा से बड़ी पोती के दिल में चुभती रही थी। वह छोटी पोती के स्वभाव को समझती थी, इसका जिक्र करना किसी भी तरह से अनजाने में नहीं था, वह बस अपनी बड़ी बहन को चिढ़ाना चाहती थी। ये दोनों बहनें हमेशा कट्टर दुश्मनों की तरह एक दूसरे से झगड़ती रहती थीं। बड़ों के रूप में भले ही अनजाने में कुछ पक्षपात हो जाता था, वे दोनों को बहुत प्यार करती थीं और इस तरह के उलझे हुए मामले वाकई सिरदर्द का कारण बनते थे। मैं टहलने जा रही हूँ, थोड़ी ताजी हवा ले लूंगी। ये मेरू ने अपनी माँ और दादी की नाराजगी को भांपते हुए चुपके से निकल जाने और आने वाले तूफान से बचने का फैसला किया। उसने वाकई जानबूझकर ऐसा किया था। उसकी बहन को हर बात के लिए उसे ही क्यों दोषी ठहराना चाहिए? बचपन से ही उसकी बहन उससे ईर्ष्या करती थी और जैसे जैसे वे बड़ी होती गई, उसे उसका मजाक उड़ाते देखकर आनंद आता था। क्या एक सच्ची बहन को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए? ये मेयुन का एक साधारण परिवार के लिए शियाओपिंग से विवाह करना शायद एक छोटी सी चूक थी, लेकिन क्या इसके लिए पूरी तरह से उसे ही दोषी ठहराया जा सकता है? अगर ये मेयुन दिखने में थोड़ी और आकर्षक होती, तो क्या वाकई प्रतिष्ठित परिवारों से कोई ऐसा दूर नहीं होता जो उससे शादी करना चाहता? बदसूरत होने के बावजूद इसे स्वीकार करने को तैयार न होने वाली वह महिला, ये मेयुन की आत्मसंतुष्टि से सबसे ज्यादा चिढ़ती थी। आंगन के बाहर चौक में घूमते हुए ये मेरू घर जाने ही वाली थी कि उसने एक महिला को लड़खड़ाते हुए अपनी ओर आते देखा। उसने ध्यान से देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी और जल्दी से उसके पास जाकर पूछा, छोटी यंग, तुम्हें क्या हुआ? मेरू, राव यंग, मानो अपनी माँ को देख रही हो। ये मेरू की बाहों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उस पल उसे बाहर के लोगों के देखने की जरा भी परवाह नहीं थी, वह इतनी थक चुकी थी कि मानो टूट चुकी थी। उस दोपहर कक्षाओं के बाद जैसे ही चुक्सिया अपने कार्यालय में लौटी, एक युवा नर्स दौड़कर उनके पास एक संदेश लेकर आई। कोई बाहर उनका इंतजार कर रहा था। सोंग यानकी ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। जाओ, झो मिकान के जाने से पहले मैंने तुम्हारी अनुपस्थिति को नजरअंदाज करने का फैसला किया है। उसके जाने के बाद तुम्हें मेरी अनुपस्थिति की भरपाई करनी होगी। बस अब मुझे ज्यादा सख्त मत समझना। धन्यवाद गुरुजी। चुक्सिया ने उन्हें धन्यवाद कहा और जल्दी से बाहर निकल गई, ये सोचकर कि झो मिकान उससे मिलने आई होगी। हालांकि लॉबी में पहुंचकर उसने झो मिकान को नहीं देखा, बल्कि उसने ये मेरू को प्रवेश द्वार पर लगे बड़े पेड़ के नीचे मुस्कुराते हुए खड़े देखा, जो उसे हाथ हिला रही थी। चुक्सिया पास आए और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अभी तक हार नहीं मानी। मैंने सब कुछ कह दिया है जो कहना जरूरी था। अब तुम और क्या बकवास करना चाहती हो? तुमने गलत समझा, ये मेरू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारे पति की सुरक्षित वापसी मेरी वजह से ही संभव हो पाई है। उसकी आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए मैंने हुआंग शिनलोंग नाम के एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिससे मैं प्यार नहीं करती। बदसूरत चेहरे के कारण कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने की क्योंकि मुझे झो मिकान की मदद के लिए हुआंग परिवार की शक्ति की जरूरत थी। जो मैंने झो मिकान के लिए किया, क्या आप भी वही कर सकते थे? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राओ यंग ने उससे पूछा कि उसने उस दिन पहले झो मिकान के लिए क्या किया था। पता चला कि उसकी तुलना ये मेरू से की जा रही थी। चुक्सिया ने ये मेरू को अंगूठा दिखाते हुए कहा, बुरा नहीं, सच में बुरा नहीं। लेकिन ये बात मुझे नहीं, झो मिकान को बतानी चाहिए। उन्हें सब कुछ बताओ जो तुमने किया है, शायद उनका दिल पिघल जाए। जहां तक मेरी बात है, मुझ पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ है। ये मेरू के चेहरे पर मुस्कान अचानक जम गई। चुक्सिया खिलखिलाकर मुस्कुराए और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ये बताने क्यों आए हो, मुझे शर्मिंदा और हीन महसूस कराने के लिए, है ना? हालांकि मुझे खेद के साथ आपको ये बताना होगा कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। साथ ही मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि झो मिकांग इस वजह से आपके प्रति कृतज्ञता या स्नेह की भावना विकसित करेगा। अगर आपने सचमुच उसकी मदद की होती, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं होती। उन्होंने मुझसे शादी की है, आप चाहे कुछ भी कर लें, आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। बल्कि इससे तो वह आपको और भी ज्यादा नापसंद करने लगेंगे। चिपचिपी बेशर्म औरतें उन्हें सबसे ज्यादा नापसंद हैं, और बेशक मुझे भी। ये कहकर उन्होंने हाथ हिलाया और शान से चली गईं। गंवार गंवार, ये मेरू को होश में आने में थोड़ा समय लगा। उसे अचानक समझ आया कि वह लिन चुक्सिया के सामने हमेशा क्यों हार जाती थी, क्योंकि वह उनके सामाजिक स्तर में अंतर को समझ ही नहीं पाती थी। एक गांव की लड़की इतनी घमंडी हो सकती है, ये वाकई चौंकाने वाला था। वह राओ यंग की मदद करने के लिए ही लिन चुक्सिया नहीं आई थी।
जिस दिन से उसकी शादी हुआंग शिनलोंग से हुई थी, तब से वह झो मिकान से श्रेय लेने का सही मौका तलाश रही थी। अगर राव यंग उसके पास नहीं भी आती, तब भी वह लिन चुक्सिया से ही संपर्क करती। हालांकि राव यंग के आने से उसकी योजना में तेजी आ गई। वह धीरे धीरे लिन चुक्सिया का आत्मविश्वास तोड़ना चाहती थी, जब तक कि एक दिन वह स्वेच्छा से झो मिकान को उसे वापस न सौंप दे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चीजें उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि झो मिकांग उसके बलिदानों को नजरअंदाज कर सकता है। उसे पूरा यकीन था कि झो मिकांग उसे भूल नहीं सकता, और उसे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं था कि झो मिकांग ने उस गांव की लड़की से इसलिए शादी की क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था। उसने हिम्मत जुटाकर आखिरकार अड्डे पर पहुंच गई, लेकिन वहां उसे झो मिकांग अनुपस्थित मिला। ये मेरू जानती थी कि इस समय जू झेंगोंग उसका स्वागत नहीं करेंगे, इसलिए उसने समझदारी से काम लेते हुए उसे उसके दफ्तर में परेशान न करने का फैसला किया। इसके बजाय वह झो मिकान के दफ्तर के बाहर इंतजार करने लगी और ठान लिया कि वह झो मिकान को बताएगी कि उसने उसके लिए क्या किया है, और आज उसे यह बात पता चले। वह उस गांव की लड़की को अपने ही चेहरे पर एक थप्पड़ मारना चाहती थी और उसे एहसास दिलाना चाहती थी कि झो मिकान के दिल में असल में कौन मायने रखता है। उसे उम्मीद थी कि झो मिकान पहले उसे माफ कर देगा क्योंकि उसने कुछ ऐसा नहीं किया था जो उसे प्रभावित कर सके। इस बार उसने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था, वह प्रभावित नहीं रह सकता था। जैसे ही वह इधर उधर टहल रही थी, एक ऑफ रोड वाहन पास आया और लिन चुक्सिया सबसे पहले उतरी, उसके बाद जिंगजे उतरी। जल्दी में हो क्या? ये मेरू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है। इतनी जल्दी क्यों आ रही हो? क्या वजह है? C454, C315 पतंगे लौ की ओर। कोडिंग अभी अभी पूरी हुई है, क्या कोई अभी भी इंतजार कर रहा है? कल के सब्सक्रिप्शन से नुआन बहुत निराश हो गई थी। प्यारे पाठकों, कृपया रोजाना सब्सक्राइब करें, ठीक है टिल्ड। योजक चिन्ह। चुक्सिया ने भावहीनता से ये मेरू की ओर देखा, फिर जिंगजे की ओर मुड़कर बोली, भाई, क्या आपको नहीं लगता कि यह महिला अजीब है? मैं तो बस अपने पति से मिलने आई हूँ और इसे दखलंदाजी करनी है। भाई, आप डॉक्टर हैं, क्या आपको लगता है कि इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? जिंगजे ने प्यार से चुक्सिया के बालों को सहलाते हुए कहा, अरे नादान लड़की, तुम भी लगभग डॉक्टर बन ही गई हो। क्या तुमने कभी ईर्ष्या नाम की बीमारी के बारे में नहीं सुना? ओह ओह ओह, चुक्सिया ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ भाई, लगता है मैंने अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं की है। आपको भविष्य में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मैं करूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों बातें करते हुए झो मिकान के दफ्तर तक गए। चुक्सिया ने अपनी जेब से चाबी निकाली और जिंगजे को दे दी। जैसे ही दरवाजा खुला, जिंगजे थमस लेकर बाहर निकला, जबकि चुक्सिया कप साफ करने और चायदानी धोने में व्यस्त थी। ये तो सरासर बदतमीजी है। ये मेरू इतनी गुस्से में थी कि उसे लगा जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे। अगर कोई कहता कि ये दोनों जानबूझकर उसके सामने नाटक नहीं कर रहे हैं, तो वो जान से मारने पर भी इस बात पर यकीन नहीं करती। अरे, तुम्हें झो मिकान के दफ्तर की चाबियां कैसे मिली? क्या तुम्हें पता है कि वो जो कर रहा है वो नियमों के खिलाफ है? उसे इसके लिए पदावनत भी किया जा सकता है। चुक्सिया ने बड़ी सहजता से कपों को साफ करना जारी रखा, ये मेरू की ओर एक नजर भी नहीं डाली, शब्द कहना तो दूर की बात है। लिन चुक्सिया, क्या तुम झो मिकान को इस तरह बर्बाद करने जा रही हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अरे, क्या तुम बहरे हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किसी से बहस करना सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला तरीका नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अकेले में अपनी भड़ास निकालने देना है। चुक्सिया ने इस रणनीति को बखूबी अपनाया। ये मेरू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने चारों ओर देखा, उसके भीतर गहरा क्रोध उमड़ रहा था, और उसने खिड़की की चौखट से एक छोटा सा करनी उठाकर चुक्सिया पर फेंक दिया। उसने जो दृश्य कल्पना की थी कि उसके हमले से दूसरा व्यक्ति लहूलुहान हो गया है, वैसा नहीं हुआ। उसकी कलाई एक बड़े हाथ से पकड़ी गई, मरोड़ी गई और करनी जमीन पर गिर गई। उसे धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। स्तब्ध होकर अपने सामने के काले चेहरे को घूरते हुए ये मेरू अविश्वास से बोली, माँ चाओ। हाँ, माँ चाओ, जिसकी अपने बॉस के साथ विश्वासघात करने वाले इस पूर्व गद्दार के बारे में अच्छी राय नहीं थी, ने उदासीनता से सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं कहा। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई टिप्पणी नहीं। क्या तुम अपने भाई से मिलने आए हो? ये मेरू का लहजा अचानक बहुत नर्म हो गया। माँ चाओ, हम कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, बड़ी बहन को तुम्हारी बहुत याद आई। माँ चाओ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा। अरे, तुम किसकी बड़ी बहन हो? जियांग क्यूई भड़क उठा। चश्मे के पीछे उसकी खुबानी जैसी आंखें हमेशा की तरह गोल गोल चमक रही थी। जाहिर तौर पर वह गुस्से में था, फिर भी दूसरों को वह लगभग प्यारा लग रहा था। चुक्सिया ने अपने होंठ दबा लिए और हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। आखिर वह उसका बचाव कर रहा था, इसलिए वह असभ्य नहीं हो सकती थी। जियांगची। माँ चाओ को एक नजर में पहचानने के विपरीत ये मेरू को जियांगची को पहचानने में काफी समय लगा। तुम भी यहाँ क्या कर रही हो? उसके कथन का अंतिम भाग दोनों ने एक साथ कहा, और जैसे ही शब्द खत्म हुए, जियांगची मुस्कुराई, क्या तुम थोड़ी और मौलिक नहीं हो सकती? क्या तुम दोनों को राजधानी में नहीं होना चाहिए था? यहाँ क्यों आए हो? ये मेरू ने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या झो मिकांग ने तुम्हें राजधानी में नहीं छोड़ा था?
मैंने कहीं नहीं सुना कि उन्होंने तुम्हें यहाँ स्थानांतरित किया है। तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? क्या हम बार बार वही बात दोहराना बंद नहीं कर सकते? जियांग क्यूई ने आह भरी। बड़ी बहन, ये हम सचमुच उस समय हुई घटना को फिर से याद नहीं करना चाहते, और नहीं हम ये बताना चाहते हैं कि आपने हमारे बॉस को कितना नुकसान पहुंचाया। क्या आप कृपया हमारे बॉस की बदनामी करना बंद कर सकती हैं? मैंने कब उसकी निंदा की? ये मेरू पूरी तरह से अचंभित दिखी। हमारी भाभी यही है और तुम खुद को भाभी कह रही हो। क्या ये हमारे बॉस पर झूठे आरोप नहीं है? जियांग क्यूई ने हाथ फैलाते हुए कहा। माँ चाओ भले ही कम बोलने वाले हों, लेकिन मैं नहीं। जो कोई भी हमारे बॉस पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत करेगा, वह मुझसे पंगा लेगा। हे, ये मेरू ने उसे नखरे भरी निगाहों से देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन रहूंगी? अब तुम इससे इनकार क्यों कर रहे हो? उस समय मैं जवान था और लोगों को अच्छी तरह नहीं जानता था। मेरी कही बातों का कोई महत्व नहीं है। जियांग क्यूई ने हाथ हिलाते हुए दूर से आ रहे झो मिकान की ओर देखा और मा चाओ को पकड़कर बोला, बॉस आ रहे हैं, चलो डिवीजन कमांडर के यहाँ अपना आधिकारिक काम निपटाते हैं। मा चाओ ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और फिर उस कुर्सी की ओर दौड़ा जहाँ चुक्सिया बैठी थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को तेजी से झपकाते हुए उसने उन्हें सिर हिलाकर अभिवादन किया और उड़ते हुए जैसे भाग गया। वे पहले झो मिकान के अधीन काम करते थे, जिनके साथ उनका जीवन मरण का रिश्ता था। जब भी वे खाना खाते थे, झो मिकान हमेशा उन्हें साथ में शामिल होने के लिए बुलाना पसंद करते थे। जियांगची एक शरारती बच्ची है और मा चाओ अधिक ईमानदार है, लेकिन दोनों ही मेरी बात बहुत मानते हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बहन होने के नाते मेरे लिए काफी काम किया है। हाँ हाँ। ये मेरू के लगातार बोलते रहने के दौरान वह चुक्सिया के बगल में बैठ गई और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम हमेशा हमारे समूह में एक बाहरी व्यक्ति ही रहोगी। चुक्सिया ने जीभ बाहर निकाली और हाथ फैलाते हुए कहा, आपको इतना हीन महसूस कराने के लिए मुझे बहुत खेद है। ये सब मेरी गलती है। आह, मैं इतनी उत्कृष्ट कैसे हो गई? तभी झो मिकान दरवाजे पर प्रकट हुई और उसने अपने पंजे लहराते हुए कहा, प्रिय, मैं बहुत ही उत्कृष्ट हूँ। मैंने इस महिला के आत्मसम्मान को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ उसके साथ केवल गोल गोल घूम सकती हूँ। ये मेरू की कोमल आवाज हनी सुनकर झो मिकान का दिल कई बार धड़क उठा और उसके होठों पर अनायास ही मुस्कान फैल गई। जब उसने ये मेरू को देखा तो उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरू ने उसके चेहरे के भावों को पूरी तरह से समझ लिया और उसका दिल टूट गया। उसने आंसुओं से भरी आंखों से झो मिकान की ओर देखा और पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम्हें फिर से अपना बना सकूं? झो मिकान ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने ये मेरू तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने मेरी पत्नी को फिर से अपनी बकवास से परेशान किया तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। ये मेरू की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे लिए मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जो कुरूप था और जिसे उसके परिवार ने ठुकरा दिया था, और फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। झो मिकान चुक्सिया के बगल में बैठ गया और ये मेरू की ओर भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या तुम कह रही हो कि तुमने हुआंग शिनलोंग से मेरी मदद करने के लिए शादी की है? तुम्हें पता था कि मैंने हुआंग शिनलोंग से शादी की है? ये मेरू ने हैरानी से झो मिकान को घूरते हुए कहा, तुम्हें सच में शुरू से ही पता था कि मैंने हुआंग शिनलोंग से शादी की है? हाँ, मुझे काफी समय से पता है। क्या कोई समस्या है? ये जानते हुए भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? ये मेरू की उंगली कांप रही थी जब उसने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, एक औरत तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर देती है, और तुम न सिर्फ एहसान फरामोश हो, बल्कि उसके घावों पर नमक छिड़कते हो। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? एक अजनबी को भी शुक्रगुजार होना चाहिए। हम तो फिर, जो कभी घनिष्ठ प्रेमी थे। लोग कहते हैं, एक दिन का 700 दिनों की जिम्मेदारी ले आता है। और तो और, हम तो एक दिन भी साथ नहीं रहे, और तुम सच में इतने निर्दयी हो। तस तस, चुक्सिया ने अनजाने में अपने होंठ चटका दिए। ऐसा लग रहा था कि यह महिला सचमुच ऐसी बातें जोर से कहने के लिए बेताब थी। झो मिकांग ने चुक्सिया की ओर देखा और कहा, मेरा उससे कोई ठोस रिश्ता नहीं है। चुक्सिया ने उसे दिलासा देते हुए थपथपाया, मैं उसकी चालों में नहीं फंसूंगी। चाहे तुम्हारा उससे कोई खास रिश्ता हो या न हो, सच्चाई यह है कि तुम मेरे पति हो। चिंता मत करो। हाँ हाँ, ये सचमुच कुछ भी नहीं है। झो मिकांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास करो, विश्वास करो। बिल्कुल, मैं विश्वास करती हूँ। चुक्सिया ने चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। ये तो बस एक रूपक था। मैं कह रही हूँ कि मैं स्थिति को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। बेशक, मुझे विश्वास है कि तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं बस तुम्हें आश्वस्त करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कहते हुए उसने जानबूझकर झो मिकान की बांह पकड़ ली और प्यार से उसे सहलाते हुए कहा, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है। तुम ये मेरू ने चुक्सिया की ओर इशारा किया। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसका दिमाग उथल पुथल से भरा था। हुआंग शिनलोंग से शादी करने के बाद झो मिकान जीवन भर उसका ऋणी रहेगा, लेकिन मौजूदा हालात देखकर साफ लग रहा था कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या उसने अपना बलिदान व्यर्थ ही नहीं दिया? अन्य पुरुषों के साथ उसके पिछले संबंधों के बावजूद, विवाह प्रमाण पत्र के बिना, वह अभी भी एक अविवाहित युवती थी।
अब अगर वह हुआंग शिनलोंग से अलग हो जाती है तो वह आधिकारिक तौर पर तलाकशुदा महिला बन जाएगी। इसके अलावा हुआन परिवार के दबदबे को देखते हुए अगर वह हुआंग शिनलोंग से तलाक ले लेती तो उससे शादी करने की हिम्मत कौन करता। अकेला जीवन जीना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पल भर में उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। जब वह पैदा हुई थी तब वह सांवली और दुबली पतली थी, न तो अपने पिता से मिलती जुलती थी और न ही अपनी माँ से। 6 साल की उम्र तक वह इतनी बदसूरत थी कि कुत्ते भी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। उस समय झो मिकान को छोड़कर आंगन में मौजूद सभी लड़के उसके साथ खेलने से इनकार कर देते थे। मेई यितोंग भी उनमें शामिल थी। फिर 6 साल की उम्र से ही वह धीरे धीरे अधिक आकर्षक होती गई। उसकी त्वचा गोरी और चिकनी होती गई। उसकी माँ ने कहा कि कई बच्चे बचपन में बदसूरत होते हैं और बड़े होने पर आकर्षक हो जाते हैं। वह भी उन्हीं में से एक थी जो बचपन में बदसूरत थी और बड़ी होने पर खूबसूरत हो गई। जब वह 14 या 15 साल की हुई तब तक उसके लगभग सभी पुरुष सहपाठी उसे पसंद करने से खुद को रोक नहीं पाते थे और उसे यह एहसास बहुत अच्छा लगता था। सबका ध्यान अपनी ओर खींचने का एहसास। बाद में अपने परिवार की इच्छा के अनुसार उसने झो मिकान से सगाई कर ली। उस समय उसे सच में लगता था कि वह उससे प्यार नहीं करती। उसने सगाई के लिए इसलिए हाँ कहा क्योंकि वह उसके साथ रहने की आदी हो चुकी थी, उसकी सहनशीलता और लाड़ प्यार की आदी हो चुकी थी और साथ ही उसके बचपन के प्यार और साथ के कारण भी। झो मिकान से उसकी सगाई के बारे में पता चलने के बाद कई लोगों ने उससे मेलजोल बंद कर दिया, जिनमें मैं यितोंग भी शामिल थी, जिसे उस पर क्रश था और वह भी पीछे हट गई। सबकी नजरों का केंद्र होने से लेकर पूरी तरह से उपेक्षित होने तक उसे बेहद खालीपन और व्यथा का अनुभव हुआ। इसलिए उसने एक एक करके उनसे बात की और मेई यितोंग और वांग जी दोनों को अलग अलग बताया कि वह उन्हें पसंद करती है, झो मिकान को नहीं। उसने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उसके मन में दोनों के लिए भावनाएं थी, लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि वह वास्तव में किसे पसंद करती है और वह इसका उपयोग अपनी भावनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और अपना अंतिम निर्णय लेने के लिए करना चाहती थी। परिणाम स्वरूप वांग जी ने समझदारी से पीछे हट गए। मेई यितोंग ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उन्हें भी वांग जी के लिए कोई भावना नहीं थी। प्यार की तलाश में उसने अंततः खुद को बेहद शर्मिंदा कर लिया। इतने सालों में इतने सारे उतार चढ़ावों से गुजरते हुए उसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि वास्तव में कौन उससे प्यार करता है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसलिए चाहे इसका मतलब खुद को आग की लपटों में झुलसाना ही क्यों न हो, वह झो मिकान को अपना मन बदलने और उसके पास वापस आने के लिए मनाना चाहती थी। लेकिन परिणाम C455 C316 मेरे दिल के लिए ईमानदारी। अपनी पूर्व प्रेमिका को देखकर, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में जहर भरा था, जो उसकी पत्नी को घूर रही थी, झो मिकान की भौहें तन गईं। उसे इस औरत को समझाना ही था कि वह अतीत की बात है और हमेशा के लिए अतीत ही रहेगी। अन्यथा जियांग क्यूई और मा चाओ द्वारा उसकी पत्नी की रक्षा करने के बावजूद उसके जाने के बाद उसे चैन नहीं मिलेगा। ये मेरू, अब तक मैंने तुम पर हाथ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि झो और ये परिवारों के बीच संबंध हैं। अगर तुम इस मामले में उलझी रही तो मैं हुआंग शिनलोंग से बात करूंगा। ये मेरू ने अविश्वास से झो मिकान को घूरते हुए कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे पता है। मैं ऐसा करूंगा, झो मिकांग ने प्रत्येक शब्द पर फिर से जोर देते हुए कहा, मैं सचमुच ऐसा करूंगा, मैं कभी मजाक नहीं करता। ये मेरू का शरीर थोड़ा सा कांप उठा, जिसे महसूस करना मुश्किल था। मैंने तुम्हारे लिए इतना बलिदान दिया, क्या तुम सच में मेरे प्रति इतने निर्दयी हो सकते हो? तुम्हारा व्यक्तित्व अब भी वैसा ही उग्र है। इतने सालों तक इधर उधर भटकने और मेरी अहमियत को समझने के बाद तुम मुझसे वापस आने की उम्मीद करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? इसे भूल जाओ, मैं अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। मुझे तुम्हें ये स्पष्ट कर देना है कि जिस दूसरी बार तुमने मुझे धोखा दिया, उसी समय से हमारे बीच किसी भी तरह के संबंध की कोई संभावना नहीं रह गई थी। मैं ऐसी महिला को स्वीकार नहीं कर सकता जो न जाने कितने पुरुषों के साथ रह चुकी हो। बस इस बात का ख्याल ही मुझे घृणास्पद लगता है। अपनी प्रतिद्वंदी के सामने अपमानित होना, एक ऐसी बात जिसे ये मेरू कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। शर्मिंदगी की एक गहरी भावना ने उसे जकड़ लिया, जिससे वह सिर में एक जोरदार धमाका करते हुए बेहोश हो गई। गिरते ही उसने अचेतन रूप से झो मिकान की ओर देखा। उसकी निगाहें केवल उसकी ठंडी उदासीनता से मिली। तुमने उसे इतना गुस्सा दिला दिया कि वह बेहोश हो गई, चुक्सिया ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। अब क्या? झो मिकान चुपचाप ये मेरू की ओर बढ़ा, उसे लात मारी और दो धड़ाम की आवाज के बाद ये मेरू चीखते हुए अचानक उठ बैठी। होश में आने पर उसने ऊपर देखा तो झो मिकांग उसके बगल में खड़ा था। उसका चेहरा बर्फीला था और ये मेरू का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में खुद को धोखा दिया था। अगर उसके मन में जरा भी भावनाएं बची होती तो वह निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं करता, खासकर लिन चुक्सिया के सामने। अगर तुम नहीं चाहते कि हुआंग शिनलोंग तुम्हें कैद कर ले तो मेरी पत्नी को और परेशान मत करो। झो मिकांग हैरान परेशान दिख रही चुक्सिया के पास गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। ओह, चुक्सिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और अपनी लगभग जमी हुई आंखों को फिर से घुमाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि मैं डरी हुई हूँ, बस यह अप्रत्याशित है। इसमें अप्रत्याशित क्या है? झो मिकांग ने हंसते हुए कहा, क्या आप यही देखना नहीं चाहते थे?
सही, चुक्सिया ने गंभीरता से कहा, अगर तुम सच में सबके प्रति इतने कोमल और सुरक्षात्मक होते तो मुझे तुम्हारे साथ रहने के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ता। तभी जिंग से एक थमस की बोतल लेकर लौटा। ये मेरू को जमीन पर बैठा देखकर उसने लापरवाही से उसे लात मारी। उठो, क्या तुम्हें नहीं पता कि औरत को ठंडी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए? चुक्सिया के होंठ फड़फड़ाए। भाई, क्या तुम परवाह कर रहे हो या जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, या जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? जिंगजी की मदद की सराहना करते हुए झो मिकांग मुस्कुराया। चाचा जी, आपने पानी लाने में काफी समय लगा दिया। पानी के कमरे तक पैदल केवल 2 मिनट का रास्ता है। आप 5 मिनट में आकर वापस आ सकते थे, लेकिन मैं यहाँ 10 मिनट से हूँ और आप अभी अभी वापस आए हैं। क्या आपने पानी उबालना शुरू किया? कुछ लोगों को अपने प्रदर्शन के लिए पर्याप्त समय चाहिए होता है ना? जिंगजी ने थमस की बोतल नीचे रखते हुए हंसते हुए कहा, फिर चुक्सिया की ओर देखकर बोला, बहन, जीजाजी का प्रदर्शन कैसा रहा? चुक्सिया ने एक पल सोचा, फिर कहा, बुरा नहीं है, मैं इसे 90 अंक दूंगी। जिंगजी ने अपनी भौहें उठाई। 10 अंक क्यों काटे जा रहे हैं? पुराने हिसाब किताब ठीक से न होने के कारण। झो मिकांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, बात पक्की हो गई है, बस उसे इस बात की जानकारी नहीं है। उद्धरण चिन्ह पूरी तरह से उपेक्षित, ये मेरू तीनों की बातचीत के निहितार्थों को सुनकर खुद को पूरी तरह से पराजित महसूस कर रही थी। वह यहाँ इस विश्वास के साथ आई थी कि झो मिकांग अब भी उससे सबसे अधिक प्यार करता है। उसका पहले का इनकार केवल इसलिए था क्योंकि वह उसके अतीत के विश्वासघात से नाराज था। इसलिए उसने सोचा कि भले ही वह उससे दोबारा शादी न करे, फिर भी वह पछताएगा और उसका दिल बहुत टूटेगा, भले ही वह उसकी स्वतंत्रता के लिए खुद को कुर्बान कर दे। इसलिए वह धैर्यपूर्वक इंतजार करती रही, इस कहावत पर विश्वास करते हुए कि युवा जोड़े साथ साथ बूढ़े हो सकते हैं, अगर युवा जोड़े के रूप में नहीं तो बूढ़े जोड़े के रूप में भी चलेगा। अब ऐसा लग रहा था कि वह गलत थी, बहुत गलत। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से गहरा प्रेम करता है तो उसे जरा सी भी हानि से दुख होता है, लेकिन एक बार उसका प्रेम फीका पड़ जाए तो भले ही वह स्त्री उसके सामने मर जाए, शायद उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी झो मिकान का उसके प्रति व्यवहार यही दर्शाता है। उसकी यह धमकी कि अगर उसने उसकी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत की तो वह हुआंग शिनलोन से बात करेगा, इस बात को साबित करने के लिए काफी है। C456 C316 मेरे दिल के लिए ईमानदारी अंडरस्कोर दो। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे या प्रतिस्पर्धा करे, जब उसका दिल उसके साथ नहीं था तो ये सब व्यर्थ था। इससे उसके घाव और गहरे हो गए। अगर उसे ये सब पता था तो उसने हुआंग शिनलोन से शादी क्यों की? उस बेहद बदसूरत आदमी का हर दिन सामना करना, इसके बारे में सोचकर ही वह हताश हो जाती थी। वह उठी और लड़खड़ाते हुए बाहर चली गई। आह, ये मेरू की आकृति गायब होते ही जिंगजे ने आह भरते हुए कहा, उसने हुआंग शिनलोंग जैसे व्यक्ति से शादी करने की हिम्मत की, वह वाकई बहुत आत्मविश्वासी है। क्या वह आदमी गुस्सैल स्वभाव का है? चुक्सिया ने उत्सुकता से पूछा। हुआंग शिनलोंग के चेहरे के विकृत होने के कई संस्करण हैं, लेकिन हुआंग परिवार का सर्वमान्य बयान यह है कि वह उबलते पानी की व्यवस्था कर रहा था जब हुआंग सुए दौड़कर आई, थमस को लात मारकर गिरा दिया और वह एक स्टूल पर होने के कारण घबरा गया और बर्तन में गिर गया। सबसे विश्वसनीय कहानी यह है कि जब घर के बड़े बुजुर्ग घर पर नहीं थे तो हुआंग शिनलोंग ने अपनी बहन को पानी में फेंकने के इरादे से एक बर्तन में पानी उबाला। जैसे ही वह उसे स्टूल से उठाकर बर्तन में डाल रहा था, दादा हुआंग और दादी हुआंग आ गए। घबराहट में वह खुद बर्तन में गिर गया। चुक्सिया ने मुश्किल से अपनी बात कही, हुआंग सुए उसकी सगी बहन है ना? जिंगजे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हुआंग परिवार में केवल एक ही लड़की है, हुआंग सुए, और इसी वजह से दादा हुआंग और दादी हुआंग उसे बहुत लाड प्यार करते थे। कोई भी दुर्लभ खिलौना पहले पोती को और फिर पोते को दिया जाता था, इसलिए बचपन में हुआंग शिनलोंग अपनी बहन हुआंग सुए से गहरी नफरत करता था। ये तो बहुत ही घिनौना है। हाँ, हुआंग शिनलोंग चोट लगने के बाद और भी अजीब हो गया था। वह दूसरों के सामने मुश्किल से ही बोलता था, लेकिन अगर कोई उसे उकसाता तो वह बदला लेता और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता। उनके शरीर में निशानों के गंभीर निशान हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके चेहरे के निशान न केवल कम नहीं हुए बल्कि और भी बदतर हो गए। समान सामाजिक स्तर की कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह हठपूर्वक अपने जैसी पृष्ठभूमि की लड़की से ही शादी करने पर अड़ा रहा। हालांकि ये मेरू की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। जिंगसे ने झो मिकान के चेहरे के भावों पर एक नजर डाली और आगे कहा, लेकिन ये परिवार की संपत्ति तो है ही। ये मेरू के अनूठे अनुभवों के कारण ही वह कभी ऐसी पृष्ठभूमि वाली पत्नी से शादी नहीं कर सका। और वह थोड़ा झिझका, फिर बोला, कहा जाता है कि हुआंग शिनलोंग के जलने के घाव बहुत गंभीर हैं, और वह केवल नाम की पत्नी से शादी करना चाहता था, इसलिए ये मेरू का अतीत कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसका नियंत्रण और अधिकार जताने की प्रवृत्ति बेहद प्रबल है। मेरा मानना है कि ये मेरू का जीवन अब से निश्चित रूप से कठिन होने वाला है। वर्तमान हुआंग शिनलोंग ये मेरू को शादी में शामिल करने के लिए हर बात मान रहा है। कुछ समय बाद, या अकेले में, ये कल्पना करना मुश्किल है कि वह ये मेरू के साथ कैसा दुर्व्यवहार करेगा। जिंगजे द्वारा पूरी स्थिति समझाने के बाद चुक्सिया को बात समझ में आ गई और उसने हुआंग और ये के विवाह का सार जान लिया। उसे उसकी मदद की जरूरत थी और उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चुक्सिया की जरूरत थी, ताकि वह अपने बराबर सामाजिक स्तर की महिला
से विवाह कर सके। यह एक आपसी समझौता था। भविष्य के बारे में शायद उन्हें समय के साथ ही पता चलेगा। जिंगजे की व्याख्या सुनकर ऐसा लगता है कि हुआंग शिनलोंग शायद ही हार मानेगा, लेकिन ये मेरू की राय अलग हो सकती है। अब उसे समझ में आ गया कि झो मिकांग ने ये मेरू को हुआंग शिनलोंग से बात करने की धमकी क्यों दी थी। ऐसा लगता है कि हुआंग शिनलोंग और ये मेरू के बीच ये समझौता हुआ था कि हुआंग शिनलोंग ये मेरू के एक पुराने प्रेमी को छुड़ाने में उसकी मदद करेगा, जिसके बाद ये मेरू को पूरी तरह से हुआंग शिनलोंग के प्रति समर्पित रहना होगा। अगर हुआंग शिनलोंग को ये मेरू और झो मिकान के बीच के संबंध के बारे में पता चल जाता, तो कल्पना करना मुश्किल था कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। चरमपंथी सबसे भयावह होते हैं। इस लिहाज से ये मेरू ने सचमुच आग से खेल खेला और खुद को जला लिया। चुक्सिया ने भावहीन और चुप झो मिकान की ओर देखा। क्या तुम्हें दया आती है? अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसने अपना रास्ता खुद चुना, मुझे क्यों अफसोस करना चाहिए? झो मिकांग ने जिंगजे की ओर देखते हुए कहा, मेरी एक मीटिंग है और मुझे वापस आने में बहुत देर हो सकती है। कृपया चुक्सिया को सुरक्षित घर पहुंचा दीजिए। ठीक है। जिंगजे खड़ी हुई और बाहर चली गई। बहन, चलो चलते हैं। यहाँ किसी को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रही हूँ। झो मिकान के छिपे हुए गुस्से को भांपते हुए चुक्सिया को थोड़ी निराशा हुई। ये मेरू की परवाह करते हुए वह चुपचाप जिंगजे के पीछे पीछे बाहर चली गई, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो झो मिकान गुस्से से लाल आंखों से उसे घूर रहा था। तुम्हें क्या हुआ? चुक्सिया घबरा कर बोली, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें एहसास है कि तुमने कुछ गलत कह दिया? झो मिकान ने लगभग दांत पीसते हुए कहा। इस नियम का पालन करते हुए कि एक बहादुर व्यक्ति तुरंत हार नहीं मानता, चुक्सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया, माफ कीजिए, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। क्या आपको पता है कि आपसे कहाँ गलती हुई? मुझसे क्या गलती हुई? चुशिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, थोड़ी उलझन में। आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया था कि वह इतना गुस्सा हो गया? तुम ये क्या कर रहे हो? जिंगजी गुस्से से भड़क उठा। उसकी आंखों में क्रोध भरा था और उसने झो मिकान को घूरते हुए कहा, अगर तुम उसे जाने नहीं दे सकते तो चुक्सिया से शादी मत करो। तुम्हारा ये बर्ताव वाकई घिनौना है। ये हमारा वैवाहिक मामला है, तुम अपने काम से मतलब रखो। झो मिकान ने दरवाजा जोर से बंद किया और ताला लगा दिया। उसने चुक्सिया की ओर देखा, जो सहमी हुई डरी हुई उसे घूर रही थी, और उसकी भौहें और भी गहरी होती जा रही थी। चुक्सिया अब सचमुच डर गई थी। अगर इस जिद्दी आदमी ने सच में उस पर हाथ उठाया, तो उसके दुबले पतले शरीर को देखते हुए कुछ हड्डियां टूटना तो उसकी सबसे छोटी समस्या होगी, है ना? अगर यह एक सामान्य दिन होता, तो वह चिंतित नहीं होती, लेकिन अब अपने पहले प्यार की दुखद स्थिति से प्रेरित होकर उसके लिए तर्कहीन तरीके से व्यवहार करना असंभव नहीं था। हे, उसने मुश्किल से हंसते हुए कहा, एक सज्जन व्यक्ति अपने मुंह का इस्तेमाल करता है, मुट्ठियों का नहीं। उसे इस हालत में देखकर उसका गुस्सा हंसी में बदल गया। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें मारूंगा? हाँ, चुक्सिया ने सिर हिलाया और फिर जल्दी से झटकते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, मुझे डर नहीं है। झो मिकांग ने उसे कड़े शब्दों में घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, या तुम सिर्फ इसलिए ऐसा कह रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? सच में, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। चुक्सिया अब बस सहज रूप से जवाब दे रही थी। झो मिकान के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों गुस्सा हूँ? अचानक सूझबूझ से चूजिया ने झट से कहा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अचानक, मानो उसकी गहरी आंखें चकाचौंध कर देने वाले उल्कापिंडों की तरह चमक रही हों, उसने हाथ बढ़ाया और उसे कसकर गले लगा लिया। आखिरकार तुमने मूर्खता करना बंद कर दिया। मैं, चुक्सिया, एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया। मुझे माफ करना, ये बस एक सहज विचार था कि तुम ये मेरू के लिए शोक मना रहे हो। आखिरकार तुम्हारा वह अतीत था, और तुमने उसके कारण कई वर्षों तक रिश्तों से दूरी बनाए रखी थी। क्या आपको पहले जलन हो रही थी? थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है? याद रखना, अब मेरे सारे प्रयास तुम्हारे लिए हैं, मेरा दिल तुम्हारे साथ है, और तुम्हें भी अपना दिल पूरी तरह से मेरे साथ रखना होगा। C457, C317 स्पष्ट रूप से पहचाने। चुक्सिया, काफी देर तक रियरव्यू मिरर में चुक्सिया को देखते हुए और उसके अनमने भाव को देखकर जिंग से आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और बोला, अगर तुम आगे बात नहीं करना चाहती, तो मैं इस मामले को सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसे दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। जब उसने दरवाजा खोला, तो झो मिकांग ने उसे बोलने का मौका दिए बिना ही चली गई, उसे असमंजस में छोड़कर। आह, चुक्सिया ने सहज भाव से हौंकते हुए कहा, फिर जल्दी से जिंगजे का मतलब समझ गई और झट से हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं झो मिकांग को छोड़ने की योजना नहीं बना रही हूँ। मैं बस कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर उलझन में हूँ जिन्हें मैं सुलझा नहीं पा रही हूँ। मुझे इसके बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। थोड़ी देर रुककर जिंगजे ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, चुक्सिया, मैं सचमुच तुम्हारी उतनी ही परवाह करता हूँ जैसे तुम मेरी अपनी बहन हो, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। भाई, मुझे पता है। चुक्सिया ने जल्दी से सिर हिलाया, मुझे ये तथाकथित प्यार समझ नहीं आता। झो मिकान को देखो, ये मेरू के लिए इतने सालों तक अविवाहित रहा, यहाँ तक कि शादी भी ठुकरा दी।
लेकिन आज उसने मेरे लिए ये मेरू के जख्मों को सबके सामने जाहिर कर दिया। तो मुझे हैरानी होती है, अगर एक दिन वो मुझे नापसंद करने लगे, तो क्या वो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा? जिंगजे के जवाब का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, बेशक मुझे पता है कि मेरा ये विचार थोड़ा मूर्खतापूर्ण है। अगर वो सच में ये मेरू की भावनाओं की परवाह करता और उसका ख्याल रखता, तो मुझे जरूर असहज महसूस होता। मुझे खुश करना वाकई बहुत मुश्किल है। तुम्हें खुश करना मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें उसके साथ अपने रिश्ते पर भरोसा नहीं है। जिंगजे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच कहूं तो तुम्हारी उम्र में कभी प्यार न करने के बावजूद तुम्हें प्यार की उम्मीद करनी चाहिए थी, लेकिन लगता है तुम्हें प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये एहसास वाकई अजीब है। तुम इतनी छोटी हो, प्यार पर यकीन क्यों नहीं करती? असल बात तो ये है कि तुम्हारे माता पिता का रिश्ता कितना अच्छा है। चुशिया, ये बात मुझे हमेशा से समझ नहीं आई। मैं प्यार में विश्वास नहीं करती। चुक्सिया ने धीरे से दोहराया। अचानक उसे एहसास हुआ और आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसकी समस्या कहाँ थी। उनके जमाने में प्यार एक विलासिता थी। कई ऐसे जोड़े जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, अक्सर वास्तविकता का सामना नहीं कर पाते थे और जल्दी ही अलग हो जाते थे। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को 1 साल के भीतर ही स्पष्ट पसंद से गहरे प्यार और अंततः आत्महत्या तक पहुंचते देखा था। वह उसकी सबसे करीबी दोस्त थी जिसके साथ वह अपने सारे राज साझा करती थी। इसलिए अपनी दोस्त की आत्महत्या के बाद प्यार की चाहत होने के बावजूद वह वास्तव में उस पर विश्वास नहीं कर पाई। इस प्रकार 22 साल की उम्र तक उसके अपने प्रेम अनुभव अभी भी न के बराबर थे। उस दौर में शादियां ज्यादातर प्रेम पर आधारित नहीं होती थी, फिर भी वे अपेक्षाकृत अधिक स्थिर थीं। इसलिए उसने शुतुरमुर्ग की तरह उस दौर की विवाह अवधारणा को स्वीकार कर लिया। यही कारण था कि जब झो मिकांग ने उससे शादी करने का आग्रह किया तो वह तुरंत मान गई। अवचेतन रूप से उसे यह महसूस होता था कि प्यार के बिना कोई दर्द नहीं होगा, और उसे ये भी लगता था कि वह इस युग में अपना प्यार नहीं पा सकती, इसलिए झो मिकांग उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प बन गया। हालांकि इंसान भावुक प्राणी होते हैं। एक नौसिखिया होने के नाते जिसने कभी प्यार का अनुभव नहीं किया था, उसे पता ही नहीं था कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसलिए उसे हमेशा यही लगता था कि झो मिकांग इस दौर में मिला एक अस्थायी साधन मात्र है। पीछे मुड़कर देखे तो उसकी तुरंत सहमति केवल उसके प्रति थोड़ी सी पसंद पर आधारित थी, प्यार पर नहीं, लेकिन इसे आकर्षण माना जा सकता है। और आज झो मिकांग ने ये मेरू के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उससे उसके मन में सचमुच डर बैठ गया। उसे डर था कि एक दिन वह उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर सच में कोई स्नेह नहीं था, तो उसे उससे इस तरह के व्यवहार का डर क्यों था? भाई धन्यवाद, मुझे समझ आ गया है। चुक्सिया मुस्कुराई, उसकी आंखें ऊपर की ओर उठी और उसने जिंगसे को धन्यवाद दिया। आखिरकार उसे अपने भावों का पता चल गया था और उसे आगे क्या करना चाहिए ये भी समझ आ गया था। बेशक ये कहना कि वह झो मिकान के गहरे प्यार में पड़ गई थी बेतुका होगा। इस स्तर पर उसके मन में उसके लिए प्यार की बस शुरुआत ही थी। इसलिए उसने इस उभरते हुए स्नेह को पोषित करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि यह एक दिन मजबूत होगा, न कि कम उम्र में ही खत्म हो जाएगा। अच्छा हुआ कि तुमने इसे समझ लिया। उसके चेहरे के भाव देखकर जिंगजे भी समझ गया कि वह अपनी समस्या को सही मायने में समझ चुकी है। उसकी स्थिति कुछ संवेदनशील होने के कारण उसने इस मुद्दे पर ज्यादा बात न करने का फैसला किया और विषय बदलते हुए पूछा, झो मिकान कुछ दिनों में जा रही है, क्या तुम छात्रावास में ही रुकोगी या घर वापस आओगी? C458, C317 स्पष्ट रूप से पहचाने _2। सोमवार से शुक्रवार तक बोर्डिंग स्कूल, शनिवार और रविवार को घर। मैंने पहले ही दादी और दादाजी से बात कर ली है और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। चाचा लुओ और चाची झाओ का क्या होगा? हमें उनके बारे में क्या करना चाहिए? चुक्सिया का चेहरा गंभीर हो गया। भाई धन्यवाद। किस बात के लिए धन्यवाद? जिंगजे पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। भाई, क्या तुम बिना अपना नाम लिए कोई नेक काम करना चाहते हो? चुशिया ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, जिस मुखिया ने हमारे परिवार का घर खरीदा है, उसका असल में इसे खरीदने का कोई इरादा नहीं था, तुमने ही तो उसके लिए यह व्यवस्था की थी। और जहाँ तक उसके माता पिता की बात है, वे तो बस दिखावे के लिए ही वहाँ रहने आए थे और कुछ ही दिनों के लिए रुके थे। अब जब वे चले गए हैं, तो मेरे माता पिता वापस आने के लिए उत्सुक हैं। मुझे ये भी पक्का नहीं पता कि मेरे माता पिता या झो मिकांग में से कौन पहले जाएगा। मेरा इरादा आप लोगों से यह बात छिपाने का नहीं था। बस उस परिस्थिति में अगर मैंने ज्यादा दखल दिया होता, तो झो परिवार के सदस्य असहज महसूस करते, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। अब जब सब कुछ बीत चुका है, अगर उन्हें पता भी चलता है, तो वे अलग तरह से सोचेंगे और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। और क्या आपको सच में लगता है कि अच्छा काम करने के बाद मैं गुमनाम रहना चाहूंगा? झो परिवार की स्थिति को देखते हुए उन्हें इसके बारे में कैसे पता नहीं चलेगा? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि उन्हें पता चले और वे भी मेरी मदद करें। झो परिवार का मुझ पर एहसान है, तो क्या आपको लगता है कि मेरे ये काम जायज थे? इसलिए आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस अपने लिए एक ताबीज ढूंढ रहा था। मैं बस यही कह रही थी, क्या आपको लगता है कि मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगी? चुक्सिया ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैंने अभी तक आपके बारे में बात शुरू भी नहीं की है।
आपकी रणनीतियों और बाकी सब बातों ने मेरे माता पिता को घर न बिकने के दौरान कई परेशानियां दी, तरह तरह की गपशप सुननी पड़ी, ताने सुनने पड़े। अगर आपने घर पहले खरीद लिया होता तो क्या हमें इन सब झंझटों का सामना नहीं करना पड़ता? ठीक है, मैं गलत था। जिंगजी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर तुम सच में ऐसा सोचती हो तो अच्छा है। लेकिन चुक्सिया, क्या तुमने सोचा है कि अगर झो मिकांग अभी तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती और अंकल लिन और आंटी झाओ वापस आ जाते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा गपशप का सामना करना पड़ेगा। मेरी राय में तुम्हें उन्हें यहीं रुकने के लिए मनाना चाहिए जहां वे तुमसे अक्सर मिल सके और एल्डवान का साथ दे सकें। दूसरों के ताने सुनने के लिए वापस जाने की जिद क्यों कर रही हो? वे इतने जिद्दी हैं, मैं उन्हें कैसे मना सकती हूँ? चुक्सिया ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा, मेरे माता पिता मानते हैं कि गांव ही उनका असली घर है। अगर एक दिन वे सचमुच चले जाते हैं तो इसका कारण ये होगा कि मैंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और उनमें उन्हें वापस लाने की क्षमता है। अन्यथा वे कभी इस बारे में सोचते भी नहीं। हालांकि मुझे पहले से ही पता है कि जो परिवार के सदस्य मुझे परेशान नहीं करेंगे और सिर्फ इसलिए मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे क्योंकि वे यहाँ रहते हैं, फिर भी वे खुद को इस बात के लिए मना नहीं पा रहे हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि यहाँ रहकर वे मुझ पर शर्म ला रहे हैं और यह ऐसी बात है जिसे वे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात है कि वे बिल्कुल भी नहीं सुनते। बातचीत के दौरान वे बस सिर हिलाते हैं, लेकिन फिर बिना किसी बदलाव के अपनी पुरानी आदतों पर लौट जाते हैं। आह, ये तो मुझे लगभग पागल ही कर रहे हैं। क्या दुनिया में इनके जितना जिद्दी कोई और जोड़ा है? हाँ, जिनसे ने गंभीरता से कहा, दूसरी जोड़ी आप और झो मिकान की है। बहुत परेशान करने वाला, चुशिया ने नाराजगी से बुदबुदाया। फिर अचानक चेंग गुओ की स्थिति याद करके उसने पूछा, भाई चेंग गुओ और ली शियाओरू की शादी कैसी चल रही है? ली शियाओरू की मां, ली शिनवान, शियाओ बिंकी के मामले में शामिल नहीं थी। उन्हें शियाओ बिंकी को कार की चाबियां चुराने में मदद करने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए जो मिकान की देखरेख में उन्हें रिहा कर दिया गया और परसों घर लौट आई। हालांकि उनकी स्थिति और ली शियाओरू की पृष्ठभूमि उनके परिचितों के बीच पूरी तरह से सार्वजनिक हो गई थी, इसीलिए चुक्सिया ने सवाल उठाया। चेंग गुओ की मानसिक स्थिति देखकर अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं उससे पूछता हूँ तो वह कुछ नहीं कहता। लगता है सब ठीक नहीं चल रहा, जिंगजी ने आह भरते हुए कहा। उसके शिक्षक के रूप में मैं उसे अपने कारण बताने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता, है ना? हाँ, शायद ली शियाओरू सबसे ज्यादा परेशान है, चुक्सिया ने आह भरते हुए कहा। सबसे दयनीय तो उसके पिता ली लिंकिंग होंगे। भले ही उन्हें पता है कि उनकी बेटी जैविक रूप से उनकी नहीं है, फिर भी वे उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। आखिरकार ऐसे अंजाम को देखकर उनका दिल कितना दुखी होगा। यह मामला एक दो दिन में सुलझने वाला नहीं है और इसमें बाहरी लोगों का दखल देना ठीक नहीं है। जिंगजी ने रुककर आह भरी। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं ली परिवार उस जगह से दूर न चला जाए जहां उन्हें सब जानते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ली शियाओरू और चेंग गुओ के लिए तो सचमुच नामुमकिन हो जाएगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उनके बीच प्यार कितना गहरा है। अगर वे एक दूसरे के लिए दृढ़ हैं और दोनों परिवारों के माता पिता अपने बच्चों से पर्याप्त प्यार करते हैं तो उन्हें कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। तुम, जिंगजे ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम अब भी बहुत आदर्शवादी हो। भले ही दोनों परिवार इस मुद्दे को नजरअंदाज करने को तैयार हों, लेकिन दूसरे उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। जिसे धूप में डूबने वाली कहावत कहा जाता है। अगर चेंग गुओ और ली शियाओरू मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं है तो भले ही वे एक साथ आ जाएं, परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। जब एक पुरुष और एक महिला परिवार शुरू करते हैं तो चाहे उनका रिश्ता कितना भी अच्छा हो, वे एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हो, समायोजन की एक प्रक्रिया होती है। इस समायोजन के दौरान निश्चित रूप से बहसें होंगी और बहसें रिश्ते को कुछ हद तक प्रभावित कर सकती हैं। यदि वे दूसरों की राय की परवाह करते हैं तो वे राय बहसों के दौरान एक दूसरे पर हमला करने का हथियार बन सकती हैं। चुक्सिया ने हैरानी से कहा, भाई आपकी शादी नहीं हुई है, फिर भी आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे आपने खुद ये सब झेला हो? जिंगसे ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेई यितों की शादी अपनी आंखों से देखी है। ये सभी निष्कर्ष मैंने उनके साथ जो देखा है उसी के आधार पर निकाले हैं। और क्योंकि ये निष्कर्ष बहुत गहन है, इसलिए मैं अभी तक खुद शादी के रास्ते पर नहीं चल पाई हूँ। C459, C318 विश्लेषण। क्या बड़े भाई मेई की शादी हो गई है? चुक्सिया ने हैरानी से कहा, मुझे लगा था कि वह ये मेरू को पसंद करते हैं और अभी भी अविवाहित हैं। जब से मेई यितोंग ने पिछली बार शियाओ युवेन के लिए जाल बिछाने में उसकी मदद की थी और शियाओ युवेन की बुरी तरह पिटाई की थी, तब से वह मेई यितोंग को कोयले की बाल्टी कहने के बजाय बड़े भाई मेई कहकर पुकारने लगी थी। दादा ये द्वारा ये मेरू को विदेश भेजे जाने के कुछ ही समय बाद मेई यितोंग ने यून परिवार के यून डुओ से शादी कर ली, जो हमारे साथ पला बड़ा था और हमेशा से मेई यितोंग को पसंद करता था। जब झो मिकांग और ये मेरू विदेश में पढ़ाई कर रही थी तब मेई यितोंग बहुत दुखी रहती थी। युनडुओ, जो इतनी शांत और अंतर्मुखी लड़की थी, अक्सर सबको पार्टियों के लिए बुलाती थी। उसकी सोच को तो कोई भी आसानी से समझ सकता था। हालांकि वह स्वभाव से बहुत निष्क्रिय थी और अपनी प्रतिष्ठा बचाने को लेकर बेहद चिंतित रहती थी। मेई हितों के लिए उसने इतना कुछ किया, फिर भी उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वह उसे पसंद करती है।
बाद में जब झो मिकांग और ये मेरू का ब्रेकअप हो गया तो मेई हितोंग ने ये मेरू के साथ रिश्ता बना लिया। वहीं इस सदमे को चुपचाप सहने वाली यून डुओ ने अपना सामान पैक किया और उत्तर पश्चिम की ओर चली गई। कुछ समय बाद ये मेरू का विदेशी प्रेमी आ गया और ये मेरू ने एक बार फिर मेई हितोंग को खेल से बाहर कर दिया। ये खबर सुनकर यून डुओ तुरंत वापस लौट आई। इस बार उसने अपनी भावनाओं को नहीं छिपाया और हर दिन मेई हितोंग के साथ रहने लगी। मेई परिवार और यून परिवार हमेशा से घनिष्ठ मित्र रहे थे। यून डुओ की मां को अपनी बेटी के लिए थोड़ी सी निराशा थी। इसके अलावा बाकी सभी बड़े बुजुर्ग इन दोनों युवाओं के मिलन को लेकर आशावादी थे। जल्द ही उनकी शादी हो गई। सभी को लगा कि इतने संघर्षों के बाद एक साथ रहने के बाद वे इस कठिन परिश्रम से प्राप्त खुशी को संजोकर रखेंगे। हालांकि ये पता चला कि वे दोनों एक साल भी साथ नहीं रह पाए। दोनों पक्षों के माता पिता उनके तलाक से पूरी तरह असहमत थे, इसलिए उन्हें अलग रहने का विकल्प चुनना पड़ा। इसके बाद भी उनके रिश्ते में कोई सुधार नहीं हुआ और वे अक्सर एक महीने तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। ये देखकर दोनों परिवार और दबाव नहीं डाल सके और उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग होने के लिए सहमत होना पड़ा। दरअसल अगर उनकी व्यक्तिगत रूप से बात करें तो मेई हितोंग एक जिम्मेदार और नेक इंसान है और यून डुओ एक सौम्य और गुणी महिला है। वे एक आदर्श जोड़ी लगते हैं, फिर भी वे एक जोड़े के रूप में सफल नहीं हो सके। अब दोस्तों के रूप में उनका रिश्ता बेहद अच्छा है। तो मेई हितोंग की शादी से मैंने वाकई बहुत कुछ सीखा है। दो अच्छे लोग जरूरी नहीं कि एक अच्छा वैवाहिक जोड़ा बने। मेरी बहन और यून डुओ के बीच अच्छे संबंध हैं और मेरा भी मेई हितोंग के साथ ठीक ठाक रिश्ता है। दोनों की बातों को मिलाकर यह स्पष्ट है कि वे दोनों सहिष्णु और दूसरों के प्रति दयालु हैं। हालांकि जब बात खुद की आती है तो वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती हैं और झगड़े सुलझाने के बजाय एक दूसरे से बात करना बंद कर देती हैं। कुछ दिनों से शुरू होकर यह सिलसिला धीरे धीरे 10 दिनों से अधिक समय तक चला और समय बीतने के साथ साथ उनके बीच प्यार कम होता गया, यहाँ तक कि वे एक साथ नहीं रह सके। चुक्स्या, मैं तुम्हें ये चेतावनी देने के लिए कह रही हूँ। झो मिकान का स्वभाव मेई हितोंग से भी अधिक सीधा और कठोर है और तुम हमेशा की तरह जिद्दी हो और बातचीत करने को तैयार नहीं हो। अगर तुम दोनों के बीच अच्छे संबंध बनाने हैं तो बेहतर होगा कि तुम अपना स्वभाव बदल लो। झो मिकान की जिद को बदलना नामुमकिन है। अगर किसी को बदलना है तो वो आप ही हैं। वो अपने परिवार के साथ सीधे साधे हैं। आपके मन में जो भी हो सीधे सीधे उनसे कह दीजिए। घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, वरना अंत में आपको निराशा होगी, वो नाराज होंगे और आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। पहले तो चुक्सिया ने सिर्फ जिंगजे की कहानी सुनी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जिंगजे मेई हितोंग की शादी को उसके लिए एक सबक के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। क्या ये वही बात थी? हालांकि जिंगजे ने इसका केवल मोटे तौर पर वर्णन किया था, लेकिन उसने इसे शुरू से अंत तक सुसंगत रूप से समझ लिया था और उसे विवाह की विफलता का मूल कारण समझ में आ गया था। व्यक्तित्वों का एक दूसरे का पूरक होना वास्तव में महत्वपूर्ण है और विवाह में सबसे बड़ा वर्जित विषय वास्तव में शीत युद्ध ही है। हालांकि मेई हितोंग और यून डुओ के बीच सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेई हितोंग यून डुओ से प्रेम नहीं करती थी, जबकि यून डुओ मेई हितोंग से बहुत प्रेम करता था। इस मामले में झो मिकान के साथ उसकी स्थिति बिल्कुल अलग थी। झो मिकान ने उसे शादी के लिए मजबूर किया, इसलिए नहीं कि वह उससे बहुत प्यार करता था, बल्कि उसके व्यक्तित्व और रूप रंग के कारण। हालांकि झो मिकान रूप रंग के मुद्दे को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन वह इसे कभी नजरअंदाज नहीं करती थी। अगर वह झाओ कियान की तरह छोटी, मोटी और साधारण दिखती तो क्या उस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता? लोग अक्सर कहते हैं कि किसी लड़की की आंतरिक सुंदरता सबसे महत्वपूर्ण होती है और बाहरी रूप रंग उतना मायने नहीं रखता। सच में ये बात तब लागू होती है जब आप एक दूसरे को लंबे समय से जानते हो, लेकिन अगर यह पहली मुलाकात हो या सिर्फ थोड़ी बहुत जान पहचान हो तो जाहिर है कि बाहरी रूप रंग ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। C460 C318 विश्लेषण _2। सबसे पहले दूसरे व्यक्ति को जानने की इच्छा तभी उत्पन्न होती है जब उसका शारीरिक रूप रंग आकर्षक हो। गहन समझ के माध्यम से ही व्यक्ति दूसरे के वास्तविक चरित्र को जान पाता है। झो मिकांग ने उससे शादी का प्रस्ताव रखने से पहले उससे कुछ ही बार मुलाकात की थी और दावा किया था कि इसका रूप रंग से कोई लेना देना नहीं है, जाओ किसी और को बेवकूफ बनाओ। ठीक है, वह विषय से भटक गई, लेकिन मुद्दे पर वापस आते हैं। क्योंकि उनकी भावनाओं का आधार अलग था, इसलिए उसे झो मिकांग पर इतना शक नहीं था और स्वाभाविक रूप से वह हर थोड़े दिन में उससे बेवजह झगड़ा शुरू नहीं करती। इसके अलावा क्या वह खुद को रोक पाती? वह गुस्से में आकर झो मिकांग को मार सकती थी, लेकिन वह अपने दुख को दबाकर आंसू नहीं बहा सकती थी। वह खुद को चोट पहुंचाने जैसी मूर्खतापूर्ण हरकत कभी नहीं करती। जब झो मिकांग उस शाम घर लौटी तो उसने उसे बताया कि जिंगजे ने उस दिन मेई हितोंग के बारे में क्या कहा था और मुंह बनाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें डर था कि मैं भी तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगी। बताओ, तुम्हारे इस आक्रामक रवैये के साथ क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सच में तुम्हें नजरअंदाज करने की जरूरत है? झो मिकांग ने कुछ देर तक उसे निहारा, उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। क्या मैं ये समझ लूं कि जिंगजे से मेरे अतीत के बारे में सुनकर तुम्हें थोड़ी जलन हुई और तुम मुझे थोड़ा नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस कराना चाहती थी? हाँ, चुक्सिया कंबल से उठी, घुटनों के बल बैठी और आगे सरकते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया। खैर, तुम पर मेरी जिंदगी भर की एहसानमंदी रहेगी।
तुमसे पहले मेरा कोई रोमांटिक अनुभव नहीं था, जबकि तुम्हारा न सिर्फ अतीत रहा है, बल्कि तुम किसी के साथ रह भी चुके हो। वाह, मैंने तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। झो मिकान, ऐसा नहीं था कि वह जवाब नहीं देना चाहता था, उसकी गोरी त्वचा पर एक सरसरी नजर ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। चुक्सिया को नहीं पता था कि झो मिकान कब घर आएगा। नहाने के बाद उसने पजामा नहीं पहना, बल्कि एक बड़े बाथरोब में लिपटी हुई बिस्तर पर लेट गई। अभी अभी हुई उस हल्की सी हरकत से उसका बाथरोब काफी ढीला हो गया था, और झो मिकान का कॉलर खींचने से इरादे से ज्यादा ही दिख गया था, है ना? कोई अपने रानी जैसे व्यवहार पर काफी गर्व महसूस कर रही थी, उसे जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बाथरोब पूरी तरह से खुला हुआ था, जिससे शरीर का कोई भी हिस्सा ढका हुआ नहीं था। आह, वह चीखी और झट से चादर के नीचे वापस घुस गई, खुद को पूरी तरह से ढकते हुए बड़बड़ाई, बेशर्म। अरे, होश में आते ही झो मिकांग ने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ गहरी सांसें ली और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर की आवाजों पर ध्यान दे रही चुक्सिया ने झट से कंबल हटाया और गुस्से से झो मिकांग को घूरते हुए कहा, क्या तुम जिम्मेदारी से भागना चाहते हो? चुक्सिया, झो मिकांग की आवाज भारी थी, बेशक मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? चुक्सिया ने आराम से अपने वस्त्र का कमरबंद बांधा, सूती चप्पलें पहनी और मेज पर बैठने के लिए चली गई। इधर आओ, हमें बात करनी है। उसके गंभीर और संयमित चेहरे को देखकर झो मिकांग अपनी मुस्कान को रोक नहीं सका और बोला, तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तुम्हारे साथ कौन हंस रहा है? चुक्सिया की आंखों में झुंझलाहट झलक रही थी। इधर आओ और बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। एक पल हिचकिचाने के बाद झो मिकान चलकर उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? क्या मैं आपके पहले कहे शब्दों का यह अर्थ समझूं कि आपको डर है कि आप वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए आप मुझे जाने का रास्ता देना चाहते हैं? चुक्सिया ने गुस्से से कहा, बात घुमा फिराकर मत कहो, मुझे सच जानना है। मुझे उम्मीद है कि आज रात हम दोनों खुलकर बात कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि हमारा हाल में येतोंग और युन डुओ जैसा हो, तो छुपकर मत रहो। ये तो बहुत ही पेचीदा जवाब था। झो मिकांग ने अपने चेहरे के भावों को सीधा करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मैं अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। तुमसे शादी करने के बाद मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम किसी और पुरुष के साथ रहो। अगर ऐसा होने की थोड़ी भी संभावना हुई, तो मैं अपनी आखिरी सांस तक जिंदा रहने के लिए लड़ूंगा। लेकिन कुछ चीजें इंसान के बस से बाहर होती हैं। एक बार युद्ध के मैदान में पहुंच जाने पर गोलियां किसी का भेदभाव नहीं करती, और अगर मेरे प्रयासों के बावजूद मैं बच नहीं पाता, तो क्या इससे आपको दुख नहीं होगा? हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे दोहराऊंगा नहीं। चुक्सिया, तुम मेरी मंशा जानती हो, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आज रात तुम इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हो, क्या कुछ हुआ है? मुझे बताओ, मुझ पर भरोसा रखो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं तुम्हारी मदद करने का रास्ता जरूर निकालूंगा। मैं गांव में पली बड़ी लड़की हूँ, लेकिन मेरा व्यवहार और मेरी जानकारी मेरे परिवेश से मेल नहीं खाती। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं? चुशिया ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मैं फिर से जोर देकर कहती हूँ, मैं सच सुनना चाहती हूँ। झो मिकान की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और वह गंभीर हो गया। सचमुच, तुमने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे जैसी हो वैसी ही मिली थी, और तुम्हारी यही खूबी मुझे आकर्षित करती है। इस बदलाव का जो भी कारण हो, यह अच्छी बात है। वैसे भी बड़े होने पर लोगों में काफी बदलाव आना आम बात है। चुक्सिया, क्या कोई तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहा है और तुम्हें परेशान कर रहा है? चिंता मत करो, मैं जाने से पहले इसे संभाल लूंगी। कुछ लोग दूसरों को कामयाब होते हुए नहीं देख सकते। चुक्सिया झुंझला गई। नहीं, आपने गलत समझा, कोई भी इस बारे में अफवाहें नहीं फैला रहा है, लेकिन मुझे भविष्य में ऐसी अफवाहें फैलने की चिंता है। अगर आप यहाँ नहीं होंगी तो मैं क्या करूंगी? चुक्सिया, झो मिकांग ने कुछ परेशान होकर अपना सिर खुजाया। मैं अभी इस मिशन से पीछे नहीं हट सकता, ये संभव नहीं है। जीवन भर का प्रशिक्षण सिर्फ एक पल की लड़ाई के लिए। मैं एक सैनिक हूँ, मैं सचमुच भाग नहीं सकता। तुम्हें मिशन ठुकराने के लिए कौन कह रहा है? चुक्सिया ने उसे घूरते हुए कहा, झो मिकांग, मैं तुमसे जो बात करने वाली हूँ, वो तुम्हारी समझ से परे हो सकती है, और शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे? आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।